हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे से प्यारे से बैच मिशन 100 के अंदर, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट टिश्यू सिस्टम। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, क्योंकि हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में यानी पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के अंदर भी फाइबर्स और स्क्लेरेटिड्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Now it is very important for all of us to understand the complex permanent tissues that is xylem and phloem। तो पहले मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स का रिवीजन करवाऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होने वाला है, बिकॉज आगे चल के आप जितने भी डायग्राम्स पढ़ रहे होंगे एनाटॉमी के अंदर, वहां ये लेयर्स आपकी हेल्प कर रही होंगी। तो कल जो हमारा लास्ट टॉपिक था दैट इज लेयर ऑफ सेल्स इन अ डाइकॉट स्टेम। हमने एक डाइकॉट स्टेम देखी थी जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रखी थी, यानी सबसे मोटा पार्ट जो है हमने प्लांट का कंसिडर किया था दैट इज स्टेम, और वो भी हमने डाइकॉट की स्टेम कंसिडर की थी जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो सारी लेयर्स हमें देखने को मिल गई थी। हम लोगों ने एपिडर्मिस भी देखी थी, हाइपोडर्मिस भी देखी थी, कॉर्टिकल लेयर्स भी देखे थे, एंडोडर्मिस भी देखी थी, पेरिसाइकल रीजन भी देखा था जहां पर जाइलम एंड फ्लोएम भी था, एंड पिथ भी देखी थी। इसमें से स्टील शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया था, कॉर्टेक्स शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया था, यह भी हमने देखा था। इसको हालांकि मैं आपको दोबारा से रिवाइज कराऊंगा। देन आफ्टर हम जाइलम एंड फ्लोएम की स्टडी करेंगे, एंड जाइलम एंड फ्लोएम की स्टडी के बाद हम लोग बात कर रहे होंगे टिश्यू सिस्टम्स की, यानी 3 अलग अलग प्रकार के टिश्यू सिस्टम्स आपके प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देन हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक बचेगा पूरे के पूरे एनाटॉमी चैप्टर में, दैट इज मोनोकॉट्स वर्सेस डाइकॉट्स, यानी मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट का कंपैरिजन, मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम का कंपैरिजन, एंड मोनोकॉट लीफ एंड डाइकॉट लीफ का कंपैरिजन हम लोग कर रहे होंगे। ये 3 कंपैरिजन कंप्लीट करते ही हमारी एनाटॉमी खत्म हो जाएगी। बॉटनी में हम लोग साइटोलॉजी की ओर बढ़ जाएंगे, यानी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर की ओर बढ़ जाएंगे। एंड जूलॉजी में पोस्ट एनिमल किंगडम हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को वहां पर भी कंप्लीट कर रहे होंगे टिश्यूज, कॉकरोच एंड फ्रॉग की स्टडी के साथ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, जहां पर हम सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। अब ये डायग्राम आपका पहले से देखा हुआ है, बट इस डायग्राम को हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको कहा कि अगर मेरे पास एक डाइकॉट प्लांट है तो ये डाइकॉट प्लांट जो है सेकेंडरी ग्रोथ दिखा सकता है। तो ये जो डाइकॉट स्टेम है ये सेकेंडरी ग्रोथ दिखा रही है, यहां लकड़ी का मोटा सा तना बन चुका है। इस तने को अगर मैं ट्रांसवर्सली काट देता हूं, अगर मैं इस पेड़ को लंबाई में काट दूं तो मैं इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काट रहा हूं। मैं अगर इसको ऐसे तिरछा काट दूं इसका मतलब मैं ट्रांसवर्स सेक्शन काट रहा हूं। तो मैंने अगर इस पेड़ को ऐसे तिरछा काट दिया, यानी मैंने अगर इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट लिया है, एक पेड़ मेरे सामने है जिसको अगर मैंने ट्रांसवर्सली काट लिया है तो उसका गोल मटोल तना मुझे दिखाई देगा। उस गोल मटोल तने में बाहर कौन सा लेयर है, अंदर कौन सा लेयर है, बीच में कौन कौन से लेयर हैं, ये सारे के सारे मुझे ठीक तरीके से दिखाई दे रहे होंगे। इसका मैं एक बड़ा सा डायग्राम बना लेता हूं। अब यहां पर सबसे ऊपर जो लेयर है, बाहर के साइड जो लेयर है ऊपर, यानी एपी, इसे हम कहते हैं क्या, एपिडर्मिस। सबसे ऊपर जो लेयर है इसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के नीचे आपके 3 अलग अलग प्रकार की लेयर्स देखने को मिलती हैं। एपिडर्मिस यानी ऊपर वाली डर्मिस, ऊपर वाली लेयर, डर्मा माने लेयर होता है। यस, तो सबसे ऊपर वाली जो डर्म है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, इसे एपिडर्मिस कहा। इसके जस्ट नीचे, नीचे यानी हाइपो मिलेगी आपको हाइपोडर्मिस, ये हरे कलर की जो बना रखी है, दिस इज हाइपोडर्मिस, दिस इज हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे आपको मल्टीपल लेयर्स मिलेंगे गोल मटोल सेल्स के, जिन्हें हम कहते हैं कॉर्टिकल लेयर्स। और कॉर्टेक्स का सबसे अंदर वाला जो लेयर है इसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस। यानी हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स एंड एंडोडर्मिस, पूरे को मिलाकर हमने क्या कह दिया, पूरे को मिला के हमने क्या कह दिया, कॉर्टेक्स कह दिया। पूरे को मिला के हमने क्या कह दिया, कॉर्टेक्स कह दिया। सबसे ऊपर एपिडर्मिस की लेयर है और एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स एंड एंडोडर्मिस है, जिसे हमने कॉर्टेक्स कह दिया। कंप्लीट को मिला जुलाकर हमने कॉर्टेक्स कह दिया। यानी एंडोडर्मिस क्या है, कॉर्टेक्स की ही सबसे अंदर वाली लेयर को कहा जाता है। अब इस एंडोडर्मिस के अंदर पाया जा रहा है पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकल रीजन में ही आपको देखने को मिलते हैं जाइलम और फ्लोएम, यानी कि वस्कुलर बंडल्स या वस्कुलर टिश्यूज। एंड सबसे अंदर की साइड, सबसे इनर मोस्ट जो आपकी लेयर्स होती हैं, इन्हें हम कहते हैं पिथ। तो इस एंडोडर्मिस के नीचे जो भी आपको मिलता है, इस एंडोडर्मिस के नीचे जो भी आपको मिलता है, इस एंडोडर्मिस के नीचे जो भी आपको मिलता है, इसे मिला जुलाकर हम क्या कहते हैं, स्टील कह देते हैं। इसे मिला जुलाकर हम क्या कह देते हैं, स्टील कह देते हैं। यानी एंडोडर्मिस के नीचे, एंडोडर्मिस काउंट नहीं होगी, एंडोडर्मिस के नीचे यानी पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के अंदर ही पाए जाने वाले जाइलम एंड फ्लोएम एंड मेरे दोस्त पिथ, ये सारी की सारी चीजें मिलकर स्टील बनाती हैं।
यानी अगर कोई मुझसे पूछ ले कि प्लांट में कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं और मेरे को सिर्फ 3 नाम लेने हो, तो मैं क्या कहूंगा? सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद स्टील। और मुझे पूरा चीर फाड़ करके बतानी है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल जिसमें जाइलम फ्लोएम भी प्रेजेंट है, एंड पिथ। ये पूरा का पूरा ब्यौरा मैं यहां पर आपको दे सकता हूं। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको ये बताया था, यहां पर भी मैंने आपके सामने ये सारी की सारी बातें दोबारा रख दी हैं। यस, तो कॉर्टेक्स जो है इसमें हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर और एंडोडर्मिस आए। एंड अगर आप सारी लेयर्स को साथ साथ लिखना चाहते हैं तो आउटर टू इनर जब आप जाएंगे तो एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड पिथ। एंड पेरिसाइकल में ही आपकी जाइलम फ्लोएम देखने को मिल रही हैं। दीज आर नेम्स ऑफ ऑल प्लांट लेयर्स। अब ये जो 2 डायग्राम्स है ये हमने कल भी छोड़े थे, इनके बारे में थोड़ा सा देर में बात करेंगे। पहले हम जाइलम एंड फ्लोएम को कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे तरीके से, यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को हम लोग अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं। अब देखिए, नाम में घुस जाइए, खोपड़ी पे नारियल का तेल लगा के, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज मतलब ऐसे टिश्यूज जो कि अब डिवाइड करने की कैपेसिटी खो चुके हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज थे जिनके सेल्स निरंतर डिवाइड कर सकते हैं, लगातार डिवाइड कर सकते हैं, प्लांट की बॉडी में नए नए सेल्स ऐड कर सकते हैं। परमानेंट टिश्यूज मतलब ऐसे टिश्यूज जहां सेल्स अब और डिवाइड नहीं कर सकते, नाम ही है परमानेंट। परमानेंट हो सर, एकदम परमानेंट हो गए, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इनमें अब कोई और डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा। दीज आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है भाई? परमानेंट का मतलब यह है अब ये और डिवाइड नहीं करेंगे, ये डिवीजन की कैपेबिलिटी लॉस्ट कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है जी? कॉम्प्लेक्स का मतलब यहां पर मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स देखने को मिल रहे हैं। अगर किसी टिश्यू में सारे सेल्स ही एक जैसे हैं तो इट इज सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सिंपल है ना, सारे सेल्स एक जैसे हैं, कोई भिन्न भिन्न प्रकार के सेल्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मतलब ऐसा परमानेंट टिश्यू जहां डिफरेंट टाइप के सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, राइट? तो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, क्योंकि जाइलम जो है इट इज बेसिकली रिलेटेड टू वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट। तो ये वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है यूनी डायरेक्शनली, यानी एक ही डायरेक्शन में ये ट्रांसपोर्ट करता है, वो भी ऊपर की साइड। ऊपर की साइड बोले तो गुरुजी रूट टू लीफ, ऊपर की साइड जो है आपका ये ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है चीजों को। क्योंकि आपको पता है वाटर मिनरल्स कहां पाए जाते हैं गुरुजी? वाटर एंड मिनरल जो है प्लांट कहां से पिक करता है? सॉइल से पिक करता है। आप जब भी प्लांट में पानी डालते हो, आप कहां पानी डालते हो? उसकी रूट में पानी डालते हो। क्योंकि अगर रूट में पानी डाल दिया, पानी दे रहे हो आप किसी प्लांट को, तो रूट में देते हो, उसके पत्तियों पे नहीं छींटे मार के आ जाते। अगर आपने प्लांट की रूट में पानी दे दिया है तो बाकी सारी जगहों तक, बाकी सारे इलाकों तक पानी ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि रूट ही वाटर एब्जॉर्ब करता है और उसका ट्रांसपोर्ट करता है। तो पानी और मिनरल्स अगर नीचे से उठाए जा रहे हैं तो पानी की और मिनरल्स की एक ही दिशा में मूवमेंट होगी, दैट इज नीचे से ऊपर। स्टेम और लीफ को जो है इनके अलग अलग पार्ट्स को पानी पहुंचा दिया जाएगा, तो यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। और ये जो जाइलम है मेरे बंधु, यहां पर इसके 4 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स देखने को मिलते हैं। ट्रैकीड और वेसल, जिनका मेन काम होता है पानी ट्रांसपोर्ट करने का। और उसके अलावा है जाइलम पेरेनकाइमा हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, स्टोरेज, सिक्रीशन, सिंथेसिस, ये इसके काम होते हैं। और जाइलम फाइबर जो कि स्ट्रेंथ देने का काम करता है, इसीलिए जाइलम आपका स्ट्रेंथी भी होता है, आपका बहुत ज्यादा पावरफुल भी होता है ना। पाइप है एक तरीके से आप देख सकते हो, जो कि आपका वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो इस पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो पाइप है ये भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो जाइलम का जो फाइबर है ये क्या करता है? इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एज वेल एज ये जो एलिमेंट्स हैं ये भी आपके डेड होते हैं। फाइबर तो डेड होगा ही, इस पे तो लिग्निन की डिपोजिशन है ही, प्रोटोप्लाज्म इसका एब्सेंट है ही। लेकिन ये जो ट्रैकेड और वेसल हैं ये भी आपके डेड होते हैं, ये भी आपकी लिग्निन की डिपोजिशन लेकर बैठे होते हैं अपनी सेल वॉल के ऊपर, इनका भी प्रोटोप्लाज्म गायब हो चुका होता है। तो आप ऐसे याद करिएगा कि पानी जो है एक नलकी से ट्रांसपोर्ट होता है हमेशा। आपके घरों में भी पानी जो है नलकी से ट्रांसपोर्ट करते हैं। नीचे से पानी ऊपर चढ़ा रहे हो, नलकी के थ्रू ट्रांसपोर्ट करोगे। वो नलकी कैसी होती है? डेड होती है, स्ट्रांग होती है बट डेड होती है। तो सिमिलरली प्लांट में भी जो पानी ट्रांसपोर्ट करने वाली नलकी होगी, डेड होगी। लेकिन मेरे दोस्त अगर आप फ्लोएम की बात करते हो तो फ्लोएम में आपको सीव ट्यूब देखने को मिलती है, फ्लोएम में आपको कंपेनियन सेल देखने को मिलते हैं, यहां आपको फ्लोएम पेरेनकाइमा देखने को मिलता है, एंड आपको फ्लोएम फाइबर देखने को मिलता है। अब गौर से सुनना मेरे दोस्त, ये जो फाइबर है ये तो पक्का डेड होगा, क्योंकि ये तो आपका लिग्निन की सेल वॉल लेके बैठा है, ये तो आपका प्रोटोप्लाज्म लॉस्ट कर चुका है, ये तो पक्का डेड होगा। ट्रैकीड जो कि आपका
पानी ट्रांसपोर्ट करता है ये भी पक्का डेड होगा, क्योंकि हमने इसकी तुलना पानी की नलकी से करी है। वेसल भी आपकी डेड होगी क्योंकि इसकी तुलना पानी की नलकी से करी है। पेरेनकाइमा हमेशा लिविंग होता है मेरे भाई, क्योंकि प्लांट का मेजर पार्ट बनाता है। सिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन कब कर पाएगा? जब ये लिविंग होगा। तो यहां पर 3 पोर्शंस डेड होते हैं, ट्रैकिड, वेसल और फाइबर तीनों डेड होते हैं, सिर्फ आपका पेरेनकाइमा लिविंग होता है। जबकि अगर आप यहां देखें, अब खाना कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? सीव ट्यूब मेन ट्यूब है जो खाना ट्रांसपोर्ट करेगी। अब खाना कौन ट्रांसपोर्ट करता है? एक भैया है जो खाना ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। आप तक आपने खाना ऑर्डर किया जोमेटो से, स्विगी से, तो भैया खाना लेकर आ रहे हैं। पानी पाइप से ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन खाना भैया लेकर के आते हैं। लिविंग जो है ऑर्गेनिज्म खाना लेकर के आता है। तो आप ये मान के चलिएगा यहां जो मेन आपकी चीजें हैं दैट इज सीव ट्यूब, ये भी लिविंग होगी। सीव ट्यूब का कंपेनियन यानी कंपेनियन सेल, इनका जो साथी है, ये भी लिविंग होगा। एंड मेरे दोस्त जो पेरेनकाइमा है ये तो लिविंग होगा ही होगा, इसको तो लिविंग होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड फाइबर आपका डेड होता ही होता है, इसमें आपकी कोई दिक्कत है नहीं, ये आपको पहले से पता है। स्क्लेरेनकाइमेटस है, डेड है। तो यहां जाइलम में 3 चीजें डेड होती हैं, एक लिविंग होती है, सिर्फ पेरेनकाइमा यहां लिविंग है। और यहां 3 चीजें लिविंग होती है, सिर्फ एक चीज डेड है, सिर्फ फाइबर यहां पर डेड है। तो जाइलम में 3 चीजें डेड और आपके फ्लोएम में 3 चीजें लिविंग, ये आपको याद रखना होता है। अब अगर आप देखें तो जाइलम का मेन काम है वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट, और ये हमेशा नीचे से ऊपर चीजों को भेजेगा। ट्रैकिड, वेसल और फाइबर डेड होंगे, पेरेनकाइमा लिविंग होगा, ये भी हमने देख लिया है। जिम्नोस्पर्म, यहां से सवाल बनता है, बहुत तगड़ा सवाल बनता है भाई। टेरिडोफाइट में पहली बार जाइलम और फ्लोएम आए थे, लेकिन लोअर लेवल के थे। जिम्नोस्पर्म में थोड़ा और एडवांस हुए, एंजियोस्पर्म में थोड़ा और एडवांस हुए। एंजियोस्पर्म के जाइलम में ये चारों चीजें देखने को मिलती हैं। जिम्नोस्पर्म में वेसल नहीं पाए जाते, दे लैक्स वेसल। जिम्नोस्पर्म का जो जाइलम होगा उसमें वेसल नहीं मिलेगा, ये 3 ही चीजें मिलेंगी, वो थोड़ा कम एडवांस होता है। यहां अगर आप बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम को हम प्यार से क्या कहते हैं? बास्ट कहते हैं। इसलिए फ्लोएम का जो फाइबर है इसे भी हम प्यार से क्या कह देते हैं? बास्ट फाइबर कहते हैं, जो कि मार्केट में बेचा जा रहा होता है, कमर्शियली इंपॉर्टेंट है। जो जूट का फाइबर आप देखते हो रस्सी वगैरह बनाने के लिए, जो हेम्प का फाइबर आप देखते हो, जो फ्लेक्स का फाइबर आप देखते हो, ये सारे फाइबर जो कि मार्केट में बिक रहे होते हैं, एक्चुअल में कौन से फाइबर्स हैं? सेकेंडरी फ्लोएम के फाइबर्स हैं, जिन्हें बास्ट फाइबर कहा जाता है, क्योंकि फ्लोएम का ही दूसरा नाम बास्ट है। तो ये क्या करता है? ये जो मिस्टर बास्ट है ये आपका फूड यानी कि शुगर का ट्रांसपोर्ट करता है। तो वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, एंड शुगर या फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है आपका कौन? मिस्टर फ्लोएम। और जाइलम सिर्फ नीचे से ऊपर चीजों को भेज रहा था, लेकिन यहां पर बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट हो सकता है फूड का। कैसे? क्योंकि मेरे भाई पत्तियां जो है खाना बनाती हैं, पत्तियां जो है खाना बनाती हैं। तो यूजुअली पत्तियां खाना बनाकर स्टेम को भी देंगी और रूट को भी देंगी, तो ऊपर से नीचे खाना आ सकता है। लेकिन समझ लीजिए पतझड़ का मौसम आ चुका है, पत्तियां झड़ चुकी हैं एक पेड़ की। तो अब पत्तियां अगर झड़ चुकी हैं तो खाना तो बन नहीं रहा है प्लांट में, तो ऐसा खाना जो कि स्टेम में स्टोर हो रखा है या रूट में स्टोर हो रखा है, ये आपके ऊपर वाले पार्ट्स तक जाना स्टार्ट कर देता है जब भी रिक्वायरमेंट होती है तब। तो कंडीशन जब चेंज हुई, जब ऑटम का मौसम आया, जब पतझड़ का मौसम आया, तो फूड नीचे से ऊपर भी जा सकता है, स्टोर्ड पार्ट्स से ऊपर की साइड भी जा सकता है। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में पत्तों से ये स्टेम या रूट की तरफ भी आ सकता है। तो बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट या आप कह सकते हैं मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट यहां पर होता है। तो नॉर्मली अगर आप देखें तो लीफ से रूट और स्टेम में आपका बाबू का थाना जा रहा होता है, लेकिन ऑटम में अगर आप देखें तो स्टोर्ड फूड जो है ये आपका ऊपर की साइड जा सकता है, ऊपर वाले पार्ट्स में जा सकता है। सीव ट्यूब मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है, नाम में आ रहा है ट्यूब, तो ये वो नलकी है जिससे खाना ट्रांसपोर्ट होगा। इस ट्यूब का कंपेनियन कौन है? साथी कौन है? कंपेनियन सेल। क्यों मेरे दोस्त साथी की क्यों जरूरत पड़ी? ये जो सीव ट्यूब है इसके सेल्स लिविंग जरूर हैं, ये लिविंग है, जैसा मैंने लिखा खाना ट्रांसपोर्ट करने वाला लिविंग है। लेकिन मेरे दोस्त ये जो सीव ट्यूब है इसकी एक खास बात है जिससे सवाल पूछा जा सकता है, इट लैक्स न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस लैक करता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है। और आपको पता है एक सेल का ब्रेन कहा जाता है न्यूक्लियस को। अगर सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं है तो ये काम कैसे कर रहा है? इसका साथी इसके साथ है, इसका हमदम इसके साथ है, इसका चहिता कंपेनियन इसके साथ है, इसीलिए इसका नाम भी कंपेनियन सेल रखा। ये हमेशा कंपनी देता है सीव ट्यूब को। ये जो है कंपेनियन सेल, इसके पास न्यूक्लियस होता है, ये अपने न्यूक्लियस से कमांड देता रहता है सीव ट्यूब को और बताता रहता है कि सीव ट्यूब को करना क्या है। ये मेन कमांडर है कंपेनियन सेल, इसलिए ये भी लिविंग है, इसमें भी न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ये दोनों कनेक्टेड होते हैं आपस में। यस, देन है आपका फ्लोएम पेरेनकाइमा, जो कि आपका मोनोकॉट्स में यूजुअली एब्सेंट होता है। तो मोनोकॉट में पीपी एब्सेंट होता है, पी पी नहीं बजेगा मोनोकॉट में।
है ना। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा यानी पीपी जो है ये आपका मोनोकॉट में यूजुअली एब्सेंट होता है। एंड फ्लोएम फाइबर जो है जिसको बास्ट फाइबर कहा, ये मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल होता है, जैसे जूट है, हेम्प है, फ्लेक्स है, ये सारे के सारे सेकेंडरी फ्लोएम है, सेकेंडरी फ्लोएम के फाइबर्स है। प्राइमरी फ्लोएम बहुत यंग होता है तो वो यूजुअली बहुत ज्यादा फाइबर्स लेके नहीं बैठा होता। सेकेंडरी फ्लोएम, जब फ्लोएम मैच्योर होती है, जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है किसी प्लांट में, तो ज्यादा फाइबर्स आपको देखने को मिल रहे होते हैं। अब अगेन जिम्नोस्पर्म से तुलना कर दी। अब भैया यहां अगर आप जाइलम की बात करें तो जिम्नोस्पर्म की जाइलम में वेसल्स नहीं थी, दे लैक वेसल। सिमिलरली यहां भी जिम्नोस्पर्म में कुछ ना कुछ कमी होगी। तो जिम्नोस्पर्म जो है इनमें सीव ट्यूब नहीं होती, उससे लोअर लेवल के सेल होते हैं, सीव सेल कहा जाता है इनको। एंड कंपेनियन सेल नहीं होते, इसकी जगह लोअर लेवल के सेल होते हैं जिन्हें एल्ब्यूमिनस सेल कहा जाता है। तो जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म जो है इनमें सीव सेल होते हैं सीव ट्यूब की जगह, और एल्ब्यूमिनस सेल होते हैं कंपेनियन सेल की जगह। तो इनमें आपकी सीव ट्यूब या कंपेनियन सेल नहीं पाए जा रहे होते, इसकी जगह सीव सेल और एल्ब्यूमिनस सेल पाए जा रहे होते हैं। ये आपकी पहचान है किसकी? मिस्टर फ्लोएम की, है ना। इन जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में आपका सीव ट्यूब नहीं सीव सेल है, कंपेनियन सेल नहीं एल्ब्यूमिनस सेल है। और अगर आप जिम्नोस्पर्म की जाइलम की बात करें तो वहां वेसल नहीं है, सिर्फ ट्रैकिड है, फाइबर है एंड पेरेन्काइमा है। यस, ये हमने देखा, ये हमने सीखा बेसिक डिफरेंस एंड फीचर्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। अब एक एक करके इनको पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में चलते हैं जाइलम और फ्लोएम की। राइट, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग जाइलम के बारे में बात कर लेते हैं। यस, जाइलम के बारे में बात कर लेते हैं। इस स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं मैं, इसका सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है। राइट, हाँ, ये वाली स्लाइड हमको पहले पढ़नी है। आइए, तो मेरे दोस्त, मैं अगर आपको जाइलम के चारों कंपोनेंट्स के बारे में बताऊं तो जिम्नोस्पर्म्स में वेसल नहीं थी, लेकिन एंजियोस्पर्म की अगर आप बात करें तो इसमें चारों कंपोनेंट होंगे। इसमें सबसे एडवांस लेवल की जाइलम मिलती है। तो चारों डिफरेंट कंपोनेंट्स यहां देखने को मिलते हैं। ट्रैकिड है, वेसल है, पेरेन्काइमा है, फाइबर है, सब देखने को मिल रहा है। तो अगर आप फाइबर की बात करें तो फाइबर का तो स्ट्रक्चर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि फाइबर क्या है, पतला लंबा बाल जैसा स्ट्रक्चर है, इसके टेपर्ड एंड्स हैं, यानी एंड इसके पिचके हुए हैं, बीच में से ये थोड़ा सा आपका हल्का सा मोटा होगा। ये जो काला काला इलाका है तुरुरु तुरुरु, इसको हम कहते हैं ल्यूमेन, जो कि काफी पतला है। तो यहां पर आपको स्मॉल ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन मिलेगा। ऑब्लिटरेटेड मतलब ये खुद पतला है लेकिन इसकी वॉल बहुत मोटी है। अब मैं पतला सा हूं मेरे भाई, है ना, पूरा आदमी ही 63 किलो का हूं। अब मैं अपने ऊपर 4 कोट पहन लूं तो इतना मेरे शरीर जो है इतना बड़ा नहीं है कि मैं भैया 4 कोट पहन के जो है बहुत खतरनाक दिखूं। ऐसा लगेगा पहाड़ में से कोई गिलहरी झांक रही है ना, छोटा सा मुंह है मेरा। जब वो 4 कोट पहन के ऐसे मुंह निकालूंगा तो लोगों को लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है। राइट, सो यहां पर भी ल्यूमन इतना छोटा सा है, ये पतला सा काला सा ल्यूमन है। और बल्कि मैंने थोड़ी पतली बनाई हुई है यहाँ पे, लिग्निन की सेल वॉल और मोटी होती है यहाँ पर। इसे कहते हैं ऑब्लिटरेशन, किसी चीज को एकदम घेर लेना। तो यहां पर पतला सा ल्यूमन है, इट इज ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन बिकॉज इट इज घेराबंदी हो रखी है, इट इज बीन कवर्ड विद वेरी थिक लिग्निन वॉल, इसलिए इसे ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन कहा गया है। तो लिग्निन की वॉल है यहां पे ऑरेंज कलर की, फ्यू पिट्स देखने को मिल रही हैं, जो लास्ट लेक्चर में बताया था। आपकी स्क्लेरिड में बहुत ज्यादा पिट देखने को मिली थी, फाइबर्स में आपकी फ्यू पिट है, जैसे यहां 5 पिट मैंने बना रखी है, ये आपको देखने को मिला। अब ये जो आपका फाइबर है इट कैन बी सेप्टेट। सेप्टेट का मतलब क्या होता है? सेप्टेट यानी सेप्टा प्रेजेंट, तो इसमें क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट हो सकती हैं। सेप्टा यानी क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट, यानी आपका कंपार्टमेंट बने हुए हो सकते हैं इसमें। और ए सेप्टेट, ए का मतलब होता है एब्सेंट, तो यहां पर हो सकता है आपका सेप्टा एब्सेंट भी हो। तो हो सकता है सेप्टा ना हो, एकदम सेप्टा एब्सेंट हो, और हो सकता है कि सेप्टा पाए भी जा रहे हो, तो टॉय 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 करके कंपार्टमेंट आपके बन जाएंगे। तो सेप्टा हो सकता है आपको देखने को मिले भी। ये आपके फाइबर की कहानी है, जो कि डेड होगा, स्क्लेरेनकाइमेटस होगा। सबको पता है कि फाइबर स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, डेड होता है, प्रोटोप्लाज्म इसमें एब्सेंट होगा, लिग्निन की सेल वॉल इसमें पाई जाएगी, तो ये स्ट्रेंथ भी देगा खूब। झुंड में पाए जाते हैं फाइबर्स, तो स्ट्रेंथ भी दे रहे होते हैं। और मार्केट में बिकने वाले जो फाइबर होते हैं वो आपके यूजुअली फ्लोएम फाइबर होते हैं। यहां हम जाइलम फाइबर की बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो ये जो फाइबर्स हैं, जैसा मैंने कहा, ये जो फाइबर है दे कैन बी सेप्टेट। यहां पे देखो सेप्टा बने हुए हैं, ये आपके सेप्टा बने हुए, बीच बीच में आपके ये सेप्टा बने हुए। दे कैन बी सेप्टेट, कंपार्टमेंट्स बने हुए हो सकते हैं। एंड दे कैन बी ए सेप्टेट, हो सकता है कोई कंपार्टमेंट यहां पे ना बना हुआ हो, तो सेप्टा एब्सेंट हो, सेप्टा एब्सेंट। करेक्ट, ये आपका सेप्टेट है जहां सेप्टा प्रेजेंट है।
तो जाइलम फाइबर जो है दे कैन बी सेप्टेट और एसेप्टेट। ये आपका पतला लंबा सा फाइबर दिखाई दे रहा है, बीच में जो इलाका है इसे ल्यूमन कहा, और इसके आसपास थिक लिग्निन की सेल वॉल है, तो इसीलिए ल्यूमन जो है इसको बहुत मोटी वॉल ने घेरा हुआ है, तो ये ल्यूमन कहलाता है, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन, जो कि हम लोगों ने देख लिया है। करेक्ट। तो ये हमारा पहला पार्ट है जिसका नाम है मिस्टर फाइबर। दूसरे पार्ट की अगर आप बात करें तो यह है जाइलम पेरेन्काइमा। अब इसको समझना भी बहुत आसान है भाई, जाइलम पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा तो लिविंग होगा, थिन सेल्यूलोज की सेल वॉल होगी, जो कि जब हम पेरेन्काइमा पढ़ रहे थे तभी बता दिया गया था, एंड सारे सेल्स यहां एक जैसे दिखेंगे। पेरेन्काइमा का एक सेल अगर गोल है तो बाकी सेल्स भी गोल मटोल होंगे, एक ओवल है तो बाकी भी गोल मटोल ओवल से ही होंगे, और मेरे भाई एक पॉलीगोनल है तो बाकी पॉलीगोनल ही होंगे, एक इलोंगेटेड है तो आसपास के सेल्स भी इलोंगेटेड ही होंगे, ये इसकी पहचान है। अब यहां जाइलम में ये पेरेन्काइमा क्या करता है, ये स्टोर करता है स्टार्च को और फैट को, यानी खाने पीने की चीजी को, फूड को, एंड टेनिन को यानी पॉलीफिनॉल कंपाउंड को, ऐसे कंपाउंड जिनमें बहुत सारे फिनॉल ग्रुप लगे हों उनको भी यहां पर स्टोर किया जाता है, इन्हें टेनिन्स कहा जाता है, यानी फूड और टेनिन को ये स्टोर करते हैं, फूड और टेनिन को ये स्टोर करते हैं, ये इनका मेन काम है। दिस इज बेसिकली पेरेन्काइमा। यस, तो पेरेन्काइमा का काम क्या था, स्टोरेज, सिंथेसिस, सिक्रीशन, तो ये स्टोर कर रहे हैं यहां पर किसको, फूड को एज वेल एज टेनिन को, विच आर पॉलीफिनॉल कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें बहुत सारे फिनॉल ग्रुप्स हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उन्हें हम टेनिन कहते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि आपके वाटर ट्रांसपोर्ट में सबसे जरूरी रोल अदा कर रहे होते हैं वो है ट्रैकिड और वेसल। अब यहां ट्रैकिड और वेसल दोनों के दोनों आपके डेड होंगे, आपको पता है अच्छे तरीके से, तो ट्रैकिड और वेसल जो है पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, डेड है, तो ये भी आपका डेड है, डेड है तो प्रोटोप्लाज्म इसमें एब्सेंट है, लिग्निन की सेल वॉल यहां पर पाई जाएगी, एंड मेरे दोस्त ये भी आपका स्क्लेरेनकाइमेटस होंगे, क्योंकि लिग्निन की सेल वॉल प्रेजेंट है तो आपका स्क्लेरेनकाइमा की ही ये पहचान बता रहा है। यहां भी आपका डेड, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट, एंड लिग्निन की सेल वॉल यहां पर भी देखने को मिलेगी, दोनों के एक जैसे फीचर हैं। सर डिफरेंस क्या है, सबसे पहले अगर आप देखें तो डिफरेंस क्या है, वेसल को देख लीजिए। अगर मैं वेसल की बात करूं तो वेसल क्या होता है, एक लंबा सा पाइप होता है, नाम ही है वेसल, एक लंबा सा पाइप है। ये जो आपका लंबा सा पाइप है, लंबी सी ट्यूब है, ये ट्यूब बनी कैसे है, छोटे छोटे वेसल मेंबर्स को जोड़ के बनी है। ये एक छोटी सी ट्यूब थी, इसके ऊपर दूसरी ट्यूब जोड़ दी, उसके ऊपर तीसरी ट्यूब जोड़ दी, इसके ऊपर चौथी ट्यूब जोड़ दी। जैसे खेतों में पाइप के साथ पाइप लगा देते हैं ना, एक पाइप है उसके साथ दूसरा पाइप जो है उसकी चूड़ी अटका दी, फिर तीसरा पाइप जो है उसकी चूड़ी अटका दी, चौथा पाइप जो है उसकी चूड़ी अटका दी, तो पूरे खेत में जो है आपके फवारे फैला दिए जाते हैं। दो पाइप्स के बीच में एक फवारा है, फिर दो पाइप्स के बीच में एक फवारा है, पाइप पे पाइप पे पाइप पे पाइप जोड़ते जाओ, पूरा जो खेत है उसमें लंबाई में आपने पाइप्स बिछा दिए, एक लंबा पाइप तैयार हो गया छोटे छोटे पाइप्स को जोड़ के। सिमिलरली समझ लीजिए आप घर में भी पानी चढ़ा रहे हैं भाई, टंकी आपने बहुत ऊपर रखी हुई है, पाइप आपके पास दो हैं छोटे छोटे, क्या करोगे, एक बीच में नोजल लेकर के आओगे, दो पाइप्स को फंसाओगे उसमें, एक लंबा पाइप बन जाएगा दो पाइप्स को जोड़ करके। यही सेम खेल हुआ है, यहां छोटे छोटे वेसल मेंबर्स हैं, इन वेसल के मेंबर्स ने मिलके, छोटे छोटे मेंबर्स ने मिलके पूरी वेसल तैयार कर ली, यानी छोटे छोटे पाइप्स ने मिलके पूरा बड़ा पाइप तैयार कर लिया। अब मेरे भाई अगर आप चाहते हो कि पानी एक पाइप से दूसरे में चले जाए, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, तो यहां भैया इन पाइप्स के बीच में आवन जावन की जगह भी तो होनी चाहिए, तो इन्हें परफोरेटेड या होल्स वाले पाइप यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। यहां पर देखिए छेद छेद से बने हुए हैं, इन छेदों के बीच से पानी आपका ट्रांसपोर्ट होगा, नीचे से ऊपर जाता रहेगा, एक पाइप से दूसरे पाइप में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इन वेसल मेंबर्स में, एक मेंबर से दूसरे मेंबर में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में आपका एक पाइप के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। दिस इज वेसल, अ क्लियर पाइप, छोटे छोटे वेसल मेंबर से बना हुआ एक बड़ा सा पाइप, एक बड़ा सा टुकड़ा हमें देखने को मिला। अब मेरे दोस्त ट्रैकिड क्या है, ट्रैकिड भी आपका पाइप जैसा है, लेकिन इसके एंड पिचके हुए हैं, इसके एंड जो है टेपर्ड है, ये आपके पिचके हुए हैं, ये पिचके हुए हैं, तो बीच में से कंपैरेटिवली मोटा है, ये भी इलोंगेटेड है, लंबा है, ट्यूब जैसा है, लेकिन मेरे भाई इसके एंड जो है टेपर्ड है, पिचके हुए हैं, ये भी इलोंगेटेड है, ट्यूब जैसा है, लेकिन इसके एंड पिचके हुए नहीं है, समान है, एकदम बराबर है ना, एकदम बराबर है, पाइप यूनिफॉर्म है। यहां इसके एंड जो है आपके चिपक गए हैं, पिचक गए हैं, पतले पतले हो गए हैं, बीच से ये मोटा है, तो इट इज इलोंगेटेड, इलोंग यानी लॉन्ग है, लंबा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वाटर ट्रांसपोर्ट ये करता है, तो इसमें लिग्निन डिपोजिशन हो जाएगा डिफरेंट पैटर्न्स में, डिफरेंट पैटर्न्स में, जैसे यहां रिंग फॉर्मेट में आपका लिग्निन डिपॉजिट हो रखा है,
यहां आपका डॉट पैटर्न में लिग्निन डिपॉजिट हो रखा है, तो अलग अलग पैटर्न में आपका क्या होता है, लिग्निन डिपॉजिट हो रखा होता है। यहां भी आपका लिग्निन डिपॉजिट हो रखा है स्ट्रेंथ के लिए, पर यहां अलग अलग प्रकार की पैटर्न्स भी आपको देखने को मिलती हैं ट्रैकीड में। तो ट्रैकीड जो है ये आपके अलग अलग पैटर्न्स में, जैसे रिंग पैटर्न में या डॉट पैटर्न में लिग्निन को लेके बैठा होता है, डेड है, वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, स्क्लेरेनकाइमेटस है, लिग्निन की इसके ऊपर सेल वॉल होगी। यहां भी लिग्निन की सेल वॉल होगी, ये भी डेड है, छोटे छोटे वेसल मेंबर से बना है, एक बड़ा पाइप तैयार करता है जिसे हम कंप्लीट वेसल कहते हैं। ये आपका लिविंग है, कुछ स्टोर करता है, क्या स्टोर करेगा, फूड और टेनिन। टेनिन क्या है, पॉलीफिनॉल कंपाउंड। एंड ये फाइबर जो है ये आपका पतला लंबा यानी लॉन्ग थिन स्लेंडर बाल लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके एंड्स टेपर्ड है। बीच में आपका एक ल्यूमन है पतला सा, जिसके ऊपर बहुत मोटी वॉल है, इसीलिए ल्यूमन ऑब्लिटरेटेड कहलाता है। और ये ल्यूमन जो है टुकड़ों में भी बटा हुआ हो सकता है, यानी इसमें सेप्टा हो भी सकते हैं, यानी ये सेप्टेट हो भी सकता है, या इसमें सेप्टा एब्सेंट भी हो सकते हैं, यानी ये एसेप्टेट भी हो सकता है। ये चार मेजर चीजें थी जाइलम की जो कि हम लोगों ने देखी। अब इसी को हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं एक बार। यहां पर देखिए, यहां पर आपको जाइलम के कंपोनेंट दिखा रखे हैं। आपका ट्रैकीड है जहां पे आपका रिंग फॉर्मेट में लिग्निन लगा हुआ है, बीच से आपका ये थोड़ा मोटा है, एंड इसके आप देखोगे तो आपको टेपर्ड देखने को मिलेंगे, एंड अगर आप देखोगे तो टेपर्ड देखने को मिलेंगे। और यहां डॉट फॉर्मेट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, डॉट फॉर्मेट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, लिग्निन डिपॉजिटेड देखने को मिल रहा है, यहां डॉट फॉर्मेट में, यहां रिंग फॉर्मेट में। ये जो है आपकी वेसल का एक मेंबर है। छोटे छोटे वेसल मेंबर्स को जोड़ जोड़ के आप क्या बना देते हैं, एक बड़ी वेसल बनाते हैं। ये एक छोटा सा पाइप है, इसको एक और पाइप के ऊपर आप कनेक्ट कर दो, फिर और पाइप लगा दो, और पाइप लगा दो। इनमें छेद है जिससे पानी एक पाइप से दूसरे पाइप में जा सके और ये जुड़ सके, कनेक्ट हो सके। ये भी हम लोगों ने देखा। ये जाइलम के तीन कंपोनेंट्स हैं, ट्रैकीड, वेसल एंड फाइबर। पेरेन्काइमा में कोई भी गोल मटोल स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। Now there is another very important thing which you should understand, that is रे parenchymatous cell। रे parenchymatous cell ये भी पेरेन्काइमा का ही टाइप है। यानी जाइलम में जो पेरेन्काइमेटस सेल हैं ये क्या कर सकते हैं, ये आपका फूड और टेनिन स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा रे पेरेन्काइमेटस सेल क्या करेंगे, समझ लीजिए भैया ये पेड़ का एक तना है मेरे पास, है ना, एक गोल मटोल पेड़ है, उसका तना है। इस तने के बीचों बीच से एक पाइप जा रहा है जिसका नाम है मिस्टर जाइलम। एक पेड़ का तना है, इस तने के बीचों बीच से एक पाइप जा रहा है जिसका नाम है जाइलम। अब ये जाइलम तो पानी को नीचे से ऊपर ले जा रहा है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट कर रहा है। लेकिन साइड वाले सेल्स का क्या, ये पाइप बीचों बीच से पानी को नीचे से ऊपर ले गया, साइड वाले सेल तो ऐसे प्यास में देख रहे हैं ना, अरे पानी जा तो रहा है लेकिन हमारे पास नहीं आ रहा है। तो क्या करते हैं यहां पर, रे पेरेन्काइमेटस सेल, रे जैसे बीच में अगर सूरज है तो वो रेडिएशन चारों ओर बरसाएंगे ना, इसी प्रकार से आपका बीच में अगर कोई पेरेन्काइमा का सेल है, वो पानी लेकर साइड वाले सेल्स को ऐसे दे रहा होता है, ऐसे फवारा टाइप, कि साइड वाले सेल्स को भी पानी मिलता रहे, थोड़ा थोड़ा पानी साइड में रिलीज करता रहता है। रेडिएशंस जैसे सूरज अपने चारों ओर रिलीज करता है, ऐसे ही रे पेरेन्काइमेटस सेल आपका साइड में जो है पानी भेजते रहेंगे। टू गिव H2 एट गर्थ और एट लिटरल पार्ट्स ऑफ द स्टेम, रे पेरेन्काइमेटस सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो ये प्लांट की स्टेम है, ये अगर आपका जाइलम है, तो रे पेरेन्काइमेटस सेल इस स्टेम की मोटाई में आपको क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वाटर बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपने देखा, ये आपने जाना, ठीक है। यस गुरुजी, नाम से ही समझ में आ गया। रे पेरेन्काइमेटस सेल मतलब सन रेज जैसे बरसती हैं चारों ओर, ऐसे ही अगर पानी नीचे से ऊपर जा रहा है तो जाइलम के थ्रू चला जाएगा। लेकिन कुछ जाइलम के पेरेन्काइमेटस सेल हैं जो साइड में भी पानी पहुंचाते हैं, जिससे सारे सेल्स सुखी रहे, मस्त रहे, खुश रहे। ये आपने यहां पर देख लिया है। दिस इज योर कंप्लीट जाइलम, दिस इज योर कंप्लीट जाइलम, ठीक है। ये आपका जाइलम हो जाता है। डायग्राम को मैं एक बार ठीक से लगा लेता हूं मेरे दोस्त। ये डायग्राम यहां नीचे आ जाएगा, आ जाओ भैया, आए, कुछ ज्यादा ही नीचे आ गया, एक ऊपर भेज देते हैं, हाँ अब ठीक है। हाँ ये डायग्राम अब इस जगह पे आना चाहिए। अब थोड़ा सा जाइलम में और डिटेल में चलेंगे। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस पॉइंट विल फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट। जब आप मोनोकॉट और डाइकॉट की रूट बनाएंगे, स्टेम बनाएंगे, तो आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। आप ऐसे ही रैंडम डायग्राम नहीं बना सकते। देयर आर सम रूल्स टू मेक डायग्राम्स इन प्लांट्स। सो वो रूल्स आपको यहां पर सीखने हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम के बारे में आपको पढ़ना है। अब सिंपल सी बात है, नाम में घुस जाओ भैया, खोपड़ी पे नारियल का तेल लगा के। प्राइमरी जाइलम मतलब ऐसी जाइलम जो प्लांट में प्राइमरी लेवल पे ही आ गई थी।
जब प्लांट प्राइमरी ग्रोथ कर रही थी, अपनी लेंथ बढ़ा रही थी, तभी जो इनिशियल सबसे पहले जाइलम आया, इसे हमने क्या कह दिया, प्राइमरी जाइलम कह दिया। और जब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ हुई, उन्हीं में ही आपको सेकेंडरी जाइलम देखने को मिलेगी, अदरवाइज नहीं देखने को मिलेगी। तो सेकेंडरी जाइलम मतलब सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे आई, सेकेंडरी ग्रोथ तो बहुत बाद में होती है, तो ये बाद में आती है सेकेंडरी जाइलम। अब प्राइमरी जाइलम जो है, इसमें भी पहले आया प्रोटोजाइलम, प्रोटो मानी फर्स्ट ही होता है, प्रोटो का मतलब ही होता है प्रिमिटिव यानी फर्स्ट, जो पहले आया, और दूसरा होता है मेटाजाइलम, मेटाजाइलम मतलब जो लेटर आया यानी सेकेंड नंबर पे आया। यानी अगर आप सीक्वेंस देखें कि पहले कौन आया, अगर आप सीक्वेंस देखें कि पहले कौन आया, तो हम कह देंगे प्रोटोजाइलम सबसे पहले आया, प्राइमरी सबसे पहले आया, इसमें भी प्रोटोजाइलम सबसे पहले, फिर मेटाजाइलम इसके बाद में, फिर सेकेंडरी जाइलम इसके बाद में। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है, ये आपका एक्चुअल सीक्वेंस है। और ये प्रोटो और मेटाजाइलम जो है, इसको मिला करके हम क्या कहते हैं भैया, इसको प्राइमरी जाइलम कहते हैं। यानी पहले प्राइमरी जाइलम आया और फिर आपका कौन आए, पहले प्राइमरी जाइलम आया और फिर कौन आया, आपका सेकेंडरी जाइलम आया, ये आप देख सकते हो। ठीक है, एकदम करेक्ट है मेरे भाई, इसमें कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं। सीधा सीधा बताना चाहो तो पहले प्राइमरी आया, बाद में सेकेंडरी आया, और पूरा बताना चाहो तो पहले प्राइमरी में भी प्रोटोजाइलम आया, फिर मेटाजाइलम आया, फिर आपका सेकेंडरी जाइलम आया। अब सिर्फ हमें प्रोटोजाइलम की बात करनी है और किसी की नहीं। अगर प्रोटोजाइलम की आपको पोजीशन पता लग गई तो खेला खत्म है। अब अगर प्रोटोजाइलम जो कि पहले आता है, अगर ये सेंटर पे है यानी इनर साइड पे है, सेंटर पे है यानी इनर साइड पे है, अंदर वाली साइड है, एंडो वाली साइड है, तो इसे एंडार्च अरेंजमेंट कहते हैं। एंडो वाली साइड है, एंडो का मतलब ही होता है इनसाइड। तो अगर आप प्राइमरी जाइलम देखें तो प्राइमरी जाइलम में प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है, मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, इसे एंडार्च अरेंजमेंट कह दिया। और मेरे भाई अगर प्रोटोजाइलम बाहर की साइड है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ आ रहा है बाद में बनके, प्रोटोजाइलम अगर बाहर की तरफ है, आउटर साइड है, तो इसे एक्सार्च अरेंजमेंट कहेंगे। एक्स मतलब एग्जिट की साइड यानी बाहर की साइड, इसे एक्सार्च अरेंजमेंट कहेंगे। यानी प्रोटोजाइलम बाहर की साइड था, मेटाजाइलम अंदर की साइड बनेगा, इसे एक्सार्च कंडीशन कह दिया। कहां कहां पाई जाएगी ये कंडीशन, आराम से देखिए। एक्सार्च कंडीशन कहां पाई जाएगी, जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो आपकी प्रेस्क्रिप्शन स्लिप पे लिखा होगा आरएक्स। आरएक्स का मतलब ये होता है प्रेस्क्रिप्शन। तो आरएक्स मतलब जो रूट है, आर फॉर जो रूट है, इसमें एक्स फॉर एक्सार्च अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगी। और स्टडी कर रहे हो अभी आप, स्टडी, एसटी मतलब स्टेम, इसमें डी मतलब एंडार्च अरेंजमेंट पाई जाएगी। स्टेम में एंडार्च अरेंजमेंट होगी हमेशा। यानी जब आप मोनोकॉट या डाइकॉट की स्टेम बनाओगे तो प्राइमरी जाइलम तो सब में होगी, सेकेंडरी ग्रोथ आपकी मोनोकॉट में नहीं होती, तो सेकेंडरी जाइलम वहां आप नहीं बनाओगे, लेकिन प्राइमरी जाइलम तो सब में ही होती है। तो जब आप मोनोकॉट की या डाइकॉट की स्टेम बनाओगे तो स्टेम में स्टेम में एंडार्च अरेंजमेंट होगी, प्रोटोजाइलम अंदर बनेगा। प्रोटोजाइलम अंदर यानी एंडार्च, सिर्फ प्रोटोजाइलम देखना है। और अगर मेरा भाई प्रोटोजाइलम बाहर की साइड है, एक्सार्च एग्जिट की साइड है, प्रोटोजाइलम बाहर की साइड है, तो एक्सार्च अरेंजमेंट इसे कहेंगे आरएक्स, यानी रूट में मोनोकॉट और डाइकॉट के रूट का जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आप प्रोटोजाइलम बाहर की साइड बनाएंगे। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, सिर्फ प्रोटोजाइलम आपको देखना है। यानी अगर इस पूरी स्लाइड को मैं रिवाइज करूं, प्राइमरी जाइलम वो है जो पहले आती है प्लांट में, सेकेंडरी जाइलम तब आती है जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है, नाम से ही पता लग रहा है। तो ये सब में नहीं होगी, उन्हीं प्लांट्स में होगी जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसको साइड रख दो। प्राइमरी जाइलम भी दो टाइप की होती है, प्रोटोजाइलम जो पहले आई, मेटाजाइलम जो बाद में आई। अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है और मेटाजाइलम बाद में बनी बाहर की तरफ, प्रोटोजाइलम अंदर है तो एंडार्च कंडीशन किसमें मिलेगी, स्टडी, एसटी यानी स्टेम, डी यानी एंडार्च, क्योंकि एंडार्च में डी अल्फाबेट आ रहा है। अगर प्रोटोजाइलम बाहर की साइड बना और मेटाजाइलम बाद में अंदर की साइड बन रहा है तो प्रोटोजाइलम बाहर है, एग्जिट की साइड है, एक्सार्च अरेंजमेंट इसे कहेंगे। आर एक्स से याद करेंगे कि रूट में एक्सार्च अरेंजमेंट होती है, एक्सार्च में एक्स का साउंड आ रहा है तो आर एक्स, आर फॉर रूट, एक्स फॉर एक्सार्च, आपका क्लियर हो जाता है। तो जब आप रूट बनाएंगे आप ऐसा डायग्राम बनाएंगे, प्रोटोजाइलम बाहर है। जब आप स्टेम बनाएंगे तो ऐसा डायग्राम बनाएंगे, प्रोटोजाइलम अंदर की साइड है। ये आपने देखा, ये आपने सीखा, ये आपने जाना। फॉर एग्जाम्पल, इसको ड्रॉ नहीं करना है, जस्ट समझना है, क्योंकि इससे तगड़े तगड़े डायग्राम तो हम खुद ड्रॉ करके देखेंगे, खुद समझ के देखेंगे। देखो मेरे भाई, अगर डायकॉट की स्टेम है तो स्टेम में क्या ट्रिक बताई थी हमने, गुरुजी आपने स्टेम में बताई थी स्टडी। स्टडी यानी स्टेम में क्या होती है, एंडार्च अरेंजमेंट होती है।
एंडार्च अरेंजमेंट होती है। एंडार्च मतलब अंदर की साइड, तो प्रोटोजाइलम कहां होगा? अंदर की साइड होगा। प्रोटोजाइलम अंदर की साइड होगा, प्रोटोजाइलम अंदर की साइड होगा, मेटाजाइलम बाहर की साइड होगा। क्या हमारा रूल काम कर गया? कर गया गुरुजी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज गुरुजी, डाइकॉट रूट। अगर रूट की हम बात करें तो रूट में हमने ट्रिक लगाई आर एक्स, आर फॉर रूट, एक्स का मतलब है एक्सार्च, एक्सार्च मतलब बाहर, कौन? प्रोटोजाइलम बाहर, प्रोटोजाइलम बाहर मतलब मेटाजाइलम अंदर। तो अंदर की साइड, सेंटर की साइड कौन है आपका? मिस्टर मेटाजाइलम। बाहर की साइड क्या है आपका? मिस्टर प्रोटोजाइलम। क्या दूसरा रूल भी फॉलो हो गया गुरुजी? यस मेरे भाई, आराम से फॉलो हो गया, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। तो हमारे रूल्स एकदम कंफर्म हो गए, एकदम एंड टू एंड कंफर्म हो गए। एंडार्च एक्सार्च कंडीशन कहां कहां पाई जाएगी, एकदम सटीक तरीके से हमने कंफर्म कर लिया है, जान लिया है, भांप लिया है। इतना ही हमें जानना होता है बस। दिस इज कंप्लीट जाइलम एंड टू एंड। जितने की आपको जरूरत है वो आपने सारी चीजें देख ली हैं। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में दूसरा जो हमारा महारथी टिश्यू आता है, इसको हम लोग कहते हैं मिस्टर फ्लोएम। फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट हैं, जैसा आपको बताया गया था। सीव ट्यूब, जो मेनली खाना ट्रांसपोर्ट करने वाली ट्यूब है, इसे सीव ट्यूब कहा। सीव ट्यूब के जो मुख्य साथी हैं उन्हें कहा कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल के साथ ही आपको देखने को मिलेंगे पेरेनकाइमा, एंड आजू बाजू आपके स्ट्रेंथ के लिए फाइबर्स भी पाए जा रहे होते हैं, जिनको हम फ्लोएम फाइबर्स या बास्ट फाइबर कह रहे होते हैं, जो मार्केट में कमर्शियली जूट, हेम्प या फ्लेक्स के फॉर्मेट में बिक रहे होते हैं। ये जो फाइबर्स मार्केट में बिकते हैं ये सेकेंडरी फ्लोएम के फाइबर्स होते हैं। अब मेरे दोस्त, ये जो आपकी लंबी सी ट्यूब है, इसमें भी मेंबर्स हैं कुछ। तो ये पूरी जो आपकी ट्यूब है इसे सीव ट्यूब कहा, और सीव ट्यूब में जो आपके छोटे छोटे मेंबर्स हैं इन्हें क्या कहा? सीव ट्यूब एलिमेंट्स कह दिया। जैसे आपके वेसल बनाने के लिए वेसल मेंबर काम आ रहे थे, ऐसे यहां पे सीव ट्यूब बनाने के लिए सीव ट्यूब एलिमेंट्स काम आ रहे हैं। ये है आपके सीव ट्यूब एलिमेंट। एक को अगर मैं देखूं तो इसे मैं क्या कह दूंगा? सीव ट्यूब एलिमेंट कह दूंगा, है ना। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट कनेक्ट होते हैं एक के बाद एक के बाद एक, एंड एक सीव ट्यूब बनाते हैं। सीव का मतलब ही क्या होता है? नाम में घुसिए। सीव का मतलब क्या होता है? छलनी होता है ना। अभी हमको जो है किसी को छलनी से हमने देखा नहीं है ना, ना हमें किसी ने देखा ना हमने किसी को देखा, तो थोड़ा सा गैप है इस टॉपिक को पढ़ाने में, है ना। तो यहां पर क्या है? छलनी है। जैसे करवा चौथ पे देखा होगा ना आपने, मम्मी पापा कर रहे होते हैं ऐसे, एक दूसरे को देखते हैं तो सीव के थ्रू देखते हैं। सिमिलरली जो चाय छालने की छन्नी होती है, दैट इज ऑल्सो सीव। सीव मतलब एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे छेद हों, परफोरेशंस हो। तो यहां पर भी एक डिस्क है जिसमें कई सारे छेद हैं, तो इसी के थ्रू खाना जो है इन छेदों के थ्रू ही तो आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब में जा रहा होगा। तो ये जो आपके सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में खाना कैसे जाएगा? इन छेदों के थ्रू ही जाएगा। यस, तो ये लिविंग होते हैं आपके सीव ट्यूब सेल्स, ये सीव ट्यूब्स के एलिमेंट्स, लेकिन इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। यानी यहां पर क्या होता है आपका? डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस इज एब्सेंट। अब न्यूक्लियस तो सर ब्रेन ऑफ सेल होती है, अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो ये अपना डिसीजन कैसे ले पाते हैं? क्योंकि इनके पास है कंपेनियन सेल, ये कंपेनियन सेल के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये देखो कुछ खांचे बने हुए हैं जिनके थ्रू ये कंपेनियन सेल से जुड़े हुए हैं। कंपेनियन सेल अपने न्यूक्लियस से इनमें इंफॉर्मेशन भेज देता है और इनसे काम करा रहा होता है। ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं, इनको सेपरेट करने के लिए सीव प्लेट है। ये प्लेट है पूरी जिसमें छेद हो रखे हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? परफोरेटेड सीव प्लेट कहा जाता है। इसमें परफोरेशंस यानी पोर्स होते हैं जिसके थ्रू खाना एक सीव ट्यूब एलिमेंट से दूसरे सीव ट्यूब एलिमेंट में जा सकता है। ये हमने देखा। दिस इज सीव ट्यूब। कई सीव ट्यूब एलिमेंट से मिलकर के एक सीव ट्यूब बनती है जो कि आपकी लिविंग है, पर इसमें न्यूक्लियस नहीं है। तो ये जो कंपेनियन सेल है ये आपका साथ रहेगा। ये जो कंपेनियन सेल है ये आपका लिविंग है, तो मॉडिफाइड पेरेनकाइमेटस सेल है क्योंकि लिविंग है। यस, ये कंपेनियन सेल जो है ये कमांड देगा आपके सीव ट्यूब सेल्स को, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस है, यहीं से आपकी कमांड सीव ट्यूब में जा रही होगी। इट एडजस्ट प्रेशर ग्रेडियंट, यानी सीव ट्यूब जो है उसके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं है, ये डिसीजन नहीं ले पा रहा कि मुझे फूड को नीचे भेजना है या ऊपर भेजना है, क्योंकि फूड बाय डायरेक्शनली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। फ्लोएम चीजों को नीचे से ऊपर भी भेज सकता है, स्टोरेज ऑर्गन से ऊपर की साइड भी भेज सकता है, लीफ से रूट की ओर भी भेज सकता है। अब किस साइड फूड भेजना है ये कौन डिसाइड करवा रहा है? ये आपका कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस डिसाइड करा रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो हमें ये बता रहा होता है, करेक्ट। और यहां पर अगर आप देखोगे तो फ्लोएम पेरेनकाइमा जो है पीपी, मैंने आपको बताया था फ्लोएम पेरेनकाइमा पीपी, ये मोनोकॉट में एब्सेंट होता है। लेकिन यहां अगर आप देखोगे तो ये फ्लोएम पेरेनकाइमा के जो सेल्स हैं ये स्टोरेज कर रहे होते हैं। जाइलम में किस चीज की स्टोरेज कर रहे थे? ये फूड की, यानी स्टार्च और फैट की, एंड टेनिन की।
यहां ये स्टोर करेंगे क्या, आपका आरएमएल। आरएमएल बहुत प्यारा हॉस्पिटल है, आप में से कई लोग वहां पर जाके आगे चल के एमबीबीएस या प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। रेजिन, म्यूसिलेज और लेटेक्स चिपचिपे पदार्थ जो है वो यहां पर स्टोर हो रहे होते हैं। एंड जो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस हैं, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन जो है ये इन सेल्स को जोड़ के रखते हैं आपस में। यहां भी देखो कनेक्शन बन रहा है, इन दोनों सेल्स के भी साइटोप्लाज्म जुड़े हुए हैं, इनके भी जुड़े हुए हैं। तो ये आपकी जो लॉन्गिट्यूडिनल वॉल है ना, ये लंबाई में अगर आप देखो तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वॉल्स है यहां पर आपकी क्या है, कनेक्शंस बनी हुई है। लॉन्गिट्यूडिनल वॉल्स जो है, समझ लीजिए मैं एक सीव ट्यूब हूं, मेरे बगल में कोई कंपेनियन सेल खड़ा है एकदम मेरा भाई, है ना, उसके साथ में ऐसे जुड़ा हुआ ना, तो हम लंबाई में जो हमारी वॉल है, दिस इज लॉन्ग वॉल, ये लंबाई वाली वॉल साथ में कनेक्ट हो रखी है, कंधे से कंधा मिला के हम लोग खड़े हैं, तो लॉन्गिट्यूडिनल वॉल्स के बीच में एक कनेक्शन डेवलप हो रहा है ना, बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल वॉल्स, ये आप लिख सकते हो, बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल वॉल्स, ये हम लिख सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट है गुरुजी। तो फ्लोएम जो है ये आपका दो टाइप का हो जाएगा, जस्ट लाइक जाइलम, ये भी आपका हो जाएगा प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। यहां वो आपका प्रोटोफ्लोएम मेटाफ्लोएम वाला चक्कर हम लोग नहीं पढ़ते। जो प्राइमरी फ्लोएम है, नया नया जो है आपका छोटे प्लांट में, इसमें सीव ट्यूब थोड़ी सी पतली होती है, और जब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी, प्लांट भी चौड़ा हो जाएगा, तो मोटी सी ट्यूब भी चाहिए रहेगी फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो उसमें सीव ट्यूब आपकी चौड़ी हो जाती है, इतनी सी बात है। यंग प्लांट है तो पतली सीव ट्यूब, ओल्ड प्लांट है, चौड़ा प्लांट है तो चौड़ी सीव ट्यूब आपको देखने को मिलेगी। अब मैं आपको दो डायग्राम दिखा देता हूं, आराम से देखिएगा, बहुत प्यार से देखिएगा, जनरली सुनना है बस इसको, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको सुनिए गौर से। यहां देखिए, यहां अगर मैं एक रीजन यहां पर आपको दिखाऊं, दिस पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड एज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रूट एपिकल मेरिस्टम यानी आरएएम के सेल्स हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के सेल्स, ठीक है, ये आरएएम के सेल्स हैं। अब इसके नीचे से आपके इनिशियल ऑफ कैप रूट या रूट कैप निकल रहे हैं, यानी इसके नीचे बनेगी रूट कैप, क्या ये बात सही है, एकदम रूट कैप इसको प्रोटेक्ट करेगी रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को, एकदम ठीक बात है। तो इन इनिशियल्स से, रूट कैप के इनिशियल से रूट कैप बन गई, नीचे की साइड रूट कैप बन गई, ऊपर की साइड आपका क्या बनेगा, सबसे पहले प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म माने, प्रोटोडर्म नाम में आ रहा है डर्म, ये बाहर वाली लेयर बनाएगा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, प्रोटोडर्म यानी एपिडर्मिस बनाएगा, डर्म डर्म का साउंड आ रहा है। फिर आपका बनेगा सेंट्रल सिलेंडर, सबसे सेंटर पे बनेगा सेंट्रल सिलेंडर, और बीच में बनेगी क्या, आपके कॉर्टेक्स, बीच में बनेगी आपके कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स में क्या क्या आ जाएगा, कॉर्टेक्स में आ जाएगा आपका एपिडर्मिस के नीचे का हाइपोडर्मिस, है ना, अलग अलग लेयर्स आ जाएंगी, हाइपोडर्मिस आ जाएगा, कॉर्टिकल लेयर्स आ जाएंगी, एंड आपका क्या आ जाएगा, एंडोडर्मिस आ जाएगा, ये यहां पर बन जाएंगे एपिडर्मिस के अंदर। एंड मेरे दोस्त सेंट्रल सिलेंडर मतलब सेंटर पे कौन कौन पाया जाएगा, एंडोडर्मिस के नीचे की चीजें, यानी पेरिसाइकिल एंड पिथ, ये एनसीईआरटी का डायग्राम। अर्थात अगर ये आपकी रूट है, अगर ये प्लांट की रूट है, तो इसमें सेंटर पे क्या बनेगा, सेंट्रल सिलेंडर यानी पेरिसाइकिल एंड पिथ, इसके बाहर क्या बनेगा, इसके बाहर बनेगा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, इसके बाहर बनेगा कॉर्टेक्स, एंड मेरे दोस्त इसके बाहर क्या बनेगा, एपिडर्मिस। यही तीन रीजन थे, सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर कॉर्टेक्स, और सबसे सेंटर पे पेरिसाइकिल और पिथ यानी स्टील थी आपकी, वही सेम चीज यहां पर दिखा रखी है, थोड़ा कंफ्यूजिंग वे में लिखा हुआ है लेकिन बोलना वही चाह रहा है। यस, सेम चीज यहां पर देखिए, दूसरी किताब है कैम्बेल, उसका रेफरेंस यहां पर लेकर आया हूं। अगर आप देखें तो यहां पर बोला गया दिस इज रूट कैप, जो कि रूट को प्रोटेक्ट करेगी, एकदम सही बात है, ये रूट को प्रोटेक्ट करेगी, रूट कैप है। इसके बाद रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, सबसे सेंटर पे बनेगा आपका कौन, सबसे सेंटर पे आपका बनेगा सेंट्रल सिलेंडर यानी आपका पेरिसाइकिल और पिथ। इसके बाहर आपका क्या बनेगा, इसके बाहर बनेगा कॉर्टेक्स यानी कॉर्टिकल लेयर्स हो जाएगी, एंडोडर्मिस हो जाएगी एंड हाइपोडर्मिस हो जाएगी, ये तीन लेयर हमने पढ़ी थी। एंड सबसे बाहर की साइड आपका क्या बनेगा, सबसे बाहर की साइड आपका बन जाएगा प्रोटोडर्म यानी एपिडर्मिस, ये हमने देखा। करेक्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां पर दिस इज द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। अगर आप यहां पे बीचों बीच एक एक्सिस ड्रॉ करें, बीचों बीच एक एक्सिस ड्रॉ करें, तो इस एक्सिस पे सबसे एंड पे क्या पार्ट पाया जा रहा है, ये पार्ट पाया जा रहा है, ये पार्ट पाया जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ शूट एपिकल मेरिस्टम।
अब शूट एपिकल मेरिस्टम के ऊपर भी जो है कुछ चीजें ग्रो कर सकती हैं, पत्ते जो है, कुछ डालियां जो है ये इसके ऊपर भी पहुंच सकती है। लीफ प्राइमोर्डिया मतलब प्रिमिटिव चीज, आगे चल के पत्ती बनाएगी, ये लीफ का प्रीमेच्योर वर्जन है, आगे चल के पत्ती बना लेगी। जैसे यहां पे डायग्राम ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। जैसे देखिए, अगर मैं अपनी हाइट नपवाने जाऊंगा कहीं, तो मेरी हाइट मेरे सर से नापी जाएगी ना, मैं ऐसे हाथ करके खड़ा हो जाऊंगा तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा कि ये मेरी हाइट है जहां तक मेरे हाथ पहुंच रहे हैं, यहां तक खोपड़ी की टिप तक हाइट नापी जाएगी। सिमिलरली ये खोपड़ी की हाइट है, ठीक है, ये खोपड़ी की हाइट है। अब मेरे कंधे जो हैं यहां से कुछ डालियां निकली और वो पत्ते ऊपर ग्रो कर गए, तो शूट एपिकल मेरिस्टम तब भी यही मानी जाएगी, खोपड़ी की टिप, क्योंकि मेरी बॉडी के बीचों बीच अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये पार्ट सबसे एंड में आएगा। शूट एपिकल मेरिस्टम ये है, कुछ डालियां ऊपर की साइड ग्रो कर सकती हैं, लीफ प्राइमोर्डिया यानी कुछ पत्ते ऊपर की साइड ग्रो कर सकते हैं अनडाउटेडली। तो यहां समझ में आ रहा है कि शूट एपिकल मेरिस्टम कहां पर पाई जाएगी, यहां पाई जाएगी। दिस इज शूट एपिकल मेरिस्टम, दिस इज शूट एपिकल मेरिस्टम, दिस इज शूट एपिकल मेरिस्टम, करेक्ट है। यहां पर दिस इज शूट एपिकल मेरिस्टम। रूट एपिकल मेरिस्टम रूट की टिप पे पाई जाएगी, है ना, रूट कैप से जस्ट ऊपर, रूट कैप से जस्ट ऊपर, ये आपकी रूट एपिकल मेरिस्टम। इनकी पोजीशन एनसीईआरटी में बता रखे और कुछ लेयर्स बता रखे हैं। तो शूट एपिकल मेरिस्टम से भी ऊपर कौन जा सकती हैं, लीफ प्राइमोर्डिया जो आगे चल के पत्ते बनाएंगी, एंड मेरे भाई जो आपका रूट एपिकल मेरिस्टम है, रूट के सारे पार्ट्स बनाती हैं, सेंट्रल सिलेंडर भी, प्रोटोडर्म भी, कॉर्टेक्स भी। तो प्रोटोडर्म मतलब एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स मतलब कॉर्टेक्स, और सेंट्रल सिलेंडर मतलब कॉर्टेक्स के अंदर की जो चीजें हैं यानी पेरिसाइकिल और पिथ, वो यहां पर बन रही होंगी। ये हमने जाना, ये हमने सीखा। दिस इज आवर टॉपिक ऑफ टिश्यू। कंप्लीट टिश्यू हमारा यहां पर खत्म हो जाता है, ठीक है जी। अब हम टिश्यू सिस्टम को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ सवालात करेंगे, सवालात से मुकालात करेंगे या मुलाकात करेंगे, देखते हैं अभी क्या होता है। रीसेंट सवाल है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो बातें कही गई हैं, पेरेंट काइमा इज लिविंग बट कॉलन काइमा इज डेड। नहीं भैया, कॉलन काइमा डेड नहीं होता, स्क्लेरन काइमा डेड होता है, कॉलन काइमा भी लिविंग होता है। जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम वेसल, सही बात है, बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में चारों चीजें प्रेजेंट है, जिम्नोस्पर्म में सिर्फ वेसल एब्सेंट थी। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट सही है। मिस्टर बी भूरा बच्चन बिकम्स द राइट आंसर, ये हमारी बात हो जाती है करेक्ट। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, फिर से दो स्टेटमेंट दे दी गई हैं। एंडार्च एंड एक्सार्च आर टर्म्स ऑफन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन प्लांट बॉडी। नहीं भैया, सेकेंडरी जाइलम अभी नहीं आई है, प्राइमरी जाइलम में ही प्रोटोजाइलम कहां है, मेटाजाइलम कहां है, उसकी पोजीशन बताते हैं एंडार्च और एक्सार्च से। अगर प्रोटोजाइलम अंदर की साइड है तो एंडार्च, बाहर की साइड है तो एक्सार्च, सिर्फ प्रोटोजाइलम हमें देखना होता है। एक्सार्च कंडीशन जो है, इट इज मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ रूट, आर एक्स से याद किया था, रूट एकदम सही है। हाँ, तो इतनी ही बात है तो करेक्ट है ना। तो पहली बात इनकरेक्ट, दूसरी बात करेक्ट, पहली बात इनकरेक्ट, दूसरी बात करेक्ट, यहां पर ए उत्तर हो जाता है। यह भी बढ़िया सवाल था। फ्लोएम में जिम्नोस्पर्म लैक, है ना, जिम्नोस्पर्म जो है उसके फ्लोएम में क्या क्या एब्सेंट होगा भाई, सीव ट्यूब भी एब्सेंट होगी, सीव सेल होंगे, एंड कंपेनियन सेल भी एब्सेंट होंगे, एल्ब्यूमिनस सेल होंगे। तो सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल दोनों एब्सेंट होते हैं। पूछा है कि क्या लैक करता है, ये दोनों लैक करता है। सीव ट्यूब नहीं है, सीव सेल है, कंपेनियन सेल नहीं है, एल्ब्यूमिनस सेल है, तो ये दोनों लैक करता है। एल्ब्यूमिनस सेल और सीव सेल तो हैं, हमसे पूछा है क्या नहीं है, डी नहीं है, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल नहीं है। ये हमने अच्छे तरीके से देखे कुछ सवाल ऑफ टिश्यू जो कि है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नाउ इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड टिश्यू सिस्टम्स इन डिटेल। अब हम टिश्यू सिस्टम को बहुत गहराई से पढ़ने वाले हैं। तीन अलग अलग प्रकार के टिश्यू सिस्टम हैं, इनमें अलग अलग चीजें हैं जिनको हम लोग देखने वाले हैं। सबसे डिटेल में आपको जो पढ़ना है वो है आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, फिर आपका वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, एंड देन जो बचा खुचा है वो से कहते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हम लोग। तो अगर आपने तीनों टिश्यू सिस्टम देख लिए, दो भी देख लिए, तो तीसरा आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। कैसे? टिश्यू सिस्टम क्या होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। यानी अब आप एक डाइकॉट की स्टेम देख चुके हैं, आपको लेयर्स के नाम पता है, एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, कॉर्टिकल लेयर्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल रीजन में ही जाइलम फ्लोएम है, अंदर की साइड पिथ है, लेयर्स के नाम आपको पता है। इनमें कौन सा सिस्टम कहां है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, पहला जो टिश्यू सिस्टम है यह है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो इसमें कौन सी लेयर आएगी, एक ही लेयर आएगी, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के बारे में आप पढ़ते हैं कहां पे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में, ये तो नाम से ही क्रैक हो गया। दूसरा है वस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। कंडक्टिंग मतलब वाटर और फूड का कंडक्शन ये कर रहे होंगे, इसे वस्कुलर टिश्यू सिस्टम भी कहा। तो यहां वस्कुलर टिश्यू आएंगे, यानी सिर्फ जाइलम और फ्लोएम,
सिर्फ जाइलम और फ्लोएम, और कुछ नहीं। और इनको छोड़कर दुनियादारी में जो भी चीजें बची हैं इसे हम कह देंगे क्या, इसे हम कह देंगे मेरे दोस्त ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड, इनको छोड़ के स्पेसिफिक चीजें हैं, इनको छोड़ के जो पूरा ग्राउंड बचा, जो पूरा मैदान बचा, वो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस और अंदर जाइलम फ्लोएम, इनको छोड़ के दुनियादारी में जो भी है दैट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फिर आपका फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। सबसे बेसिक टाइप का टिश्यू सिस्टम आपको यहां पर देखने को मिला। तो मेरे दोस्त लोकेशन जो है ऑफ अ पर्टिकुलर टिश्यू ये डिसाइड करती है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को। कैसे गुरुजी? फॉर एग्जांपल एपिडर्मिस की अगर हम बात करें तो एपिडर्मिस जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा भाई, ये आपकी लेयर बनाएगी, टाइट लेयर बनाएगी। ये जो एपिडर्मिस है ये टाइट लेयर ऑफ सेल्स बनाती है। क्यों? क्योंकि ये सबसे बाहर पाई जाती है, आउटर मोस्ट लेयर है, टाइट लेयर ऑफ सेल्स बनाएगी। क्यों? क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है तो प्रोटेक्टिव होगी, नेचर में प्रोटेक्शन का काम करेगी। तो अगर आप लोकेशन देखें तो सबसे आउटर मोस्ट है लोकेशन एपिडर्मिस की, इसी पे इसका स्ट्रक्चर डिपेंड किया कि इसको बहुत आपका पैक्ड होना पड़ेगा कि कोई भी चीज इसको भेद के अंदर ना जाए, एंड इसको प्रोटेक्टिव भी होना पड़ेगा। इसका फंक्शन भी इसी पे डिपेंड किया, सबसे बाहर वाली है तो प्रोटेक्टिव ही होगी, इसका काम ही होगा प्रोटेक्शन का, तभी इसको सबसे बाहर आउटर जगह पे रखा है। तो लोकेशन से ही स्ट्रक्चर फंक्शन आपके कई बार डिफाइन होते हैं। अब ये जो आपके टिश्यू सिस्टम है, ये टिश्यू सिस्टम भी, जैसे टिश्यूज आपके सिंपल और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, टिश्यू सिस्टम भी सिंपल या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो जाइलम और फ्लोएम जो है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में ये आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं। तो ये जो आपका वस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम है जाइलम और फ्लोएम का बना हुआ, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू से बना है, तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम हुआ ना। और अगर आप देखें सिंपल को तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है, ये एपिडर्मल टिश्यूज जो होते हैं ये आपके पेरेन्काइमेटस होते हैं। एपिडर्मल सेल्स जो है पेरेन्काइमेटस होते हैं, और पेरेन्काइमा क्या है? सिंपल टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ग्राउंड सिस्टम की अगर आप बात करें या फंडामेंटल सिस्टम की अगर आप बात करें तो इसमें कॉर्टेक्स भी आएगी, पेरिसाइकल भी आएगी, पिथ भी आएगी, मेडुलरी रे के सेल भी आएंगे जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाए जाते हैं। मेडुलरी रे क्या होते हैं? ये आपके जाइलम फ्लोएम है, जाइलम सेंटर पे, फ्लोएम पेरीफेरी पे, पी फॉर फ्लोएम पेरीफेरी पे, ये जाइलम फ्लोएम, ये जाइलम फ्लोएम। इनके बीच में कुछ रे जैसे सेल्स होते हैं, रेडिएशन जैसे सेल्स होते हैं। जैसे सूरज अगर सेंटर पे बैठे हैं तो वो अपनी किरणें बरसा रहे हों, इस हिसाब के यहां पर सेल्स देखने को मिलते हैं, रे टाइप के। इन्हें मेडुलरी रे के सेल्स कहते हैं। तो ये भी आपके क्या होते हैं? पेरेन्काइमेटस होते हैं। यानी ये भी अधिकतर क्या है? सिंपल ही है। तो अगर कोई पूछे कि ज्यादातर सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में तो एपिडर्मिस के ही सेल्स है, पेरेन्काइमेटस है, तो पक्का सिंपल परमानेंट टिश्यू से बने हुए हैं, तो सिंपल टाइप का ही टिश्यू सिस्टम भी है। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम जाइलम और फ्लोएम का बना है, और जाइलम और फ्लोएम दोनों ही कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू से बना है, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम है। जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम है, इसमें अधिकतर जो आपके सेल्स हैं वो पेरेन्काइमेटस ही होते हैं। कॉलेनकाइमा के भी हो सकते हैं, स्क्लेरेनकाइमा के भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पेरेन्काइमा के होते हैं। पर मेरे भाई चाहे पेरेन्काइमा के हो चाहे कॉलेनकाइमा के हो, अल्टीमेटली क्या है? आपके सिंपल टिश्यूज ही हैं ये, तो ये भी यूजुअली सिंपल टिश्यूज का ही बना हुआ होता है। तो ये सिंपल या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं नेचर में, ये बात हमने देखी, ये बात हमने जानी। इसी को हमने एनसीईआरटी की एक लाइन को इलेबोरेट किया हुआ है बहुत तगड़े तरीके से। यस, अब देखिए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम यानी पहले टिश्यू सिस्टम पे हम लोग आ जाते हैं। तो एपिडर्मिस की जो लेयर है, एपिडर्मिस की जो लेयर है ये सिंगल लेयर होती है, एक ही लेयर होती है ना। ये आपके सेल्स हैं एपिडर्मिस के, इलोंगेटेड सेल होते हैं यानी लंबे लंबे सेल होते हैं। ये लंबे लंबे सेल ही प्लांट को पूरा का पूरा कवर कर रहे होते हैं। रूट को भी एपिडर्मिस की लेयर कवर करेगी, स्टेम को भी एपिडर्मिस की लेयर कवर करेगी, लीफ को भी एपिडर्मिस की लेयर्स कवर कर रही होंगी। यानी अगर किसी प्लांट की प्राइमरी प्लांट बॉडी है, नई नई प्लांट बॉडी है, तो चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, पूरे प्लांट को एपिडर्मिस की लेयर कवर करती है। लेकिन जब प्लांट जमा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसमें अगर सेकेंडरी ग्रोथ हो गई तो तना इतना मोटा हो गया है भाई, एपिडर्मिस की लेयर से इसका कुछ नहीं होना प्रोटेक्शन, इसको थिक बार्क चाहिए होती है, छाल चाहिए पूरी। तो उस टाइम पर जो स्टेम है इस पे एपिडर्मिस की लेयर नहीं होती, बल्कि पूरा का पूरा आपका क्या होता है? बार्क होता है। अदरवाइज अगर आप यंग प्लांट की बात करें, हरे भरे प्लांट की बात करें, तो पूरे प्लांट को ही, रूट को, स्टेम को, लीफ को एपिडर्मिस के सेल्स ने घेरा हुआ होता है। तो देखो सिंगल सेल्स की ही लेयर देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं है कि एपिडर्मिस की दो लेयर है, नहीं, आपके सिंगल सेल की ही लेयर, इलोंगेटेड लंबे लंबे सेल हैं जो कि लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, कहलाएंगे तो लंबे ही, चाहे सोए हुए क्यों ना हो।
अब खली साहब अगर सो जाएंगे भाई पलंग पे तो छोटे थोड़ी हो जाएंगे, हाइट तो उनकी उतनी ही रहेगी। तो ये इलोंगेटेड सेल हैं लेकिन पड़े हुए सेल हैं। तो ये जो आपके सिंगल लेयर सेल्स हैं ये कंप्लीट प्राइमरी प्लांट बॉडी को कवर करते हैं, रूट स्टेम लीफ को। क्योंकि जब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है तो उस टाइम पर स्टेम जो है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बार्क आ जाती है, एपिडर्मिस के बस की नहीं है, एपिडर्मिस के बस की नो है। एक टाइम के बाद मेरे भाई आपको चाहिए कि थिक बार्क जो है स्टेम को कवर करे। तो प्राइमरी प्लांट बॉडी जो है रूट स्टेम लीफ इनको एपिडर्मिस कवर करती है, और जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाए तो स्टेम को छोड़ के बाकी पार्ट्स को एपिडर्मिस ही कवर कर रही होती है, स्टेम पे आपकी बार्क आ जाती है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आप क्या क्या पढ़ेंगे, एपिडर्मिस की लेयर पढ़ेंगे जो पूरे प्लांट को कवर करेगी। लीफ में आपके स्टोमेटा भी पाए जाएंगे इसी एपिडर्मिस पे, एंड रूट और स्टेम में एपिडर्मल अपेंडेजेस पाए जाएंगे। जैसे रूट पे रूट हेयर मिलते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, स्टेम पे स्टेम हेयर मिलते हैं जिन्हें हम प्यार से ट्राइकोम भी कह रहे होते हैं। ये 3-4 चीजें हमें पढ़नी। जनरल फीचर ऑफ एपिडर्मिस, स्टोमेटा जो कि पत्ते में पाए जाएंगे, स्टोमेटा पत्ते में पाए जाएंगे, इन लीव्स, यूजुअली इन लीव्स। रूट हेयर जो है ये आपके मिलेंगे इन रूट्स, एंड स्टेम हेयर मिलेंगे आपको इन स्टेम, इन स्टेम। तो स्टेम में, रूट में और लीफ में एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं थोड़े थोड़े आपके अलग प्रकार से भी बिहेव करते हैं, अलग अलग चीजें भी आपकी यहां पर पाई जा रही होती हैं। जैसे कभी भी कोई एपिडर्मिस की एक लेयर बनाने को बोले तो इस प्रकार की लेयर आप बना देंगे, और मेरे दोस्त जो चीजें आपकी शक्ल देख के क्लियर हो जाती हैं डायग्राम से, वो कहीं और थ्योरी से नहीं हो सकती। डायग्राम अपने आप में आपसे काफी सारी बातें कह रहे होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं बोलने वाले डायग्राम। ये खुद चीख चीख कर अपने बारे में अपनी सारी की सारी बातें बताएंगे। जैसे ये जो है डायग्राम ये कह रहा है कि भैया मेरे अंदर ना इलोंगेटेड सेल्स हैं, लंबे लंबे सेल्स लेटे हुए हैं लेकिन इलोंगेटेड सेल्स हैं। क्या ये बात मुझे डायग्राम देख के ही पता लग रही, देख के पता लग रही, इलोंगेटेड सेल है, लंबे लंबे सेल। पॉइंट 1। सेकंड पॉइंट, सर यहां पे जो इलोंगेटेड सेल हैं, लंबे लंबे सेल हैं, ये जो है बिल्कुल भी बीच में गैप लेकर नहीं बैठे हैं, यानी इंटरसेलुलर स्पेस यहां पर आपका यूजुअली देखने को नहीं मिलता। इंटरसेलुलर स्पेस यहां एब्सेंट है। एकदम सही बात है गुरुजी, यानी टाइट पैकिंग है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको देखने को मिली कि ये जो आपके सेल्स हैं आपके पेरेंकाइमेटस होंगे, पेरेंकाइमेटस होंगे क्योंकि एपिडर्मिस के सेल्स पेरेंकाइमेटस होते हैं। लास्ट स्लाइड में देख लिया था, ये पॉइंट भी रिलेट कर सकते हो। और एक ही सेल की लेयर है, ये जो एपिडर्मिस की लेयर है ये एक ही सेल की लेयर है, एक ही सेल की लेयर है, यानी मल्टीपल सेल्स की लेयर नहीं है, यहां पर एक ही लेयर है कंप्लीट। तो मेरे भाई ये सारे पॉइंट क्या आपको देखने को मिले, पेरेंकाइमेटस सेल होते हैं एपिडर्मिस के, टाइटली पैक्ड होते हैं, लंबे लंबे सेल होते हैं, बस पड़े हुए हैं, सिंगल लेयर के आपके सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। अब अगर इसका एक सेल का स्ट्रक्चर आप इसको पकड़ के देखो तो यहां पर सेंटर पे वैक्यूल होगा, इलोंगेटेड सेल है तो लंबा सा वैक्यूल भी होगा, और लंबा सा सेंटर पे वैक्यूल है तो प्रोटोप्लाज्म आपका चारों ओर फैला हुआ होगा, यानी कि आपका पेरीफेरी पे होगा। तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा इलोंगेटेड, और प्रोटोप्लाज्म आपका पेरीफेरी पे चला जाएगा। ये 6 की 6 बातें हमें इसकी शक्ल से ही क्लियर हो गई। अब मेरे दोस्त अगर आप चाहते हो कि आपका लीफ जो है वो ज्यादा वाटर लॉस ना करे, तो ये जो एपिडर्मिस है इसके ऊपर आप क्यूटिकल की लेयर भी लगा सकते हो, वैक्सी लेयर भी लगा सकते हो। तो एक क्यूटिकल की जो लेयर है ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, यानी ट्रांसपिरेशन को रोकती है। तो सिर्फ लीफ और स्टेम में ही आपको ये क्यूटिकल की लेयर देखने को मिलती है, नॉट इन रूट। सर ये क्या बात हुई, सर रूट से वाटर लॉस हो गया तो मेरे भाई रूट से तो पानी अंदर लाना है हमें, अगर वहां भी क्यूटिकल की लेयर लगा दी, भाई जो लेयर वाटर की मूवमेंट को रोकती है, ना वो पानी को बाहर जाने देगी ना वो पानी को अंदर आने देगी। अब लीफ में और स्टेम में हम चाहते हैं कि यहां से पानी बाहर ना जाए, तो उसके ऊपर हमने क्या की, एक वैक्स की लेयर लगा दी, एक क्यूटिकल की लेयर लगा दी। लेकिन रूट से तो हम चाहते हैं पानी अंदर आए, अगर उसके ऊपर भी लैमिनेशन कर रखा है तो पानी अंदर ही नहीं आ पाएगा। इसीलिए रूट जो है, क्यूटिकल इज नॉट प्रेजेंट इन रूट बिकॉज इट वोंट अलाउ इवन द एंट्री ऑफ वाटर। अगर इसके ऊपर मैंने क्यूटिकल लगा दी तो मेरे भाई पानी अंदर भी तो नहीं आ पाएगा रूट के, रूट से तो मुझे पानी अंदर लेना है, इसीलिए इसके ऊपर मैंने क्यूटिकल की लेयर नहीं लगाई है। लेकिन स्टेम के ऊपर और लीफ के ऊपर मैंने क्यूटिकल की लेयर लगाई, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यहां से कहीं पानी का लॉस ना हो जाए। तो दैट्स व्हाई बॉडी भी जो है प्लांट की बहुत स्मार्ट खेलती है, इट हैज डन अ वेरी स्मार्ट प्ले, और इसने अपने आप को इस तरीके से बनाया हुआ है कि भाई बढ़िया तरीके से पानी को बचा भी ले जहां पे बचाना है, और एब्जॉर्ब भी कर ले जहां से एब्जॉर्ब करना है। तो रूट पे क्यूटिकल नहीं पाई जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट। एपिडर्मल अपेंडेज की अगर आप बात करें तो ये आपके एक तरीके से आप कह सकते हो एपिडर्मिस के फीचर हो गए कि सिंगल लेयर
पाई जा रही है आपकी सेल्स की। लंबे लंबे यानी इलोंगेटेड ये सेल्स हैं, पेरेनकाइमेटस ये सेल हैं, इंटरसेलुलर स्पेस इनमें नहीं पाया जा रहा है। बीच में आपका वैक्यूल पाया जा रहा है बड़ा सा, तो प्रोटोप्लाज्म आपका कोने में हो जाएगा। वैक्सी लेयर आपको देखने को मिलेगी कहां पर, आपके स्टेम में एंड लीफ पे, रूट में नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि वहां से आपको वाटर एब्जॉर्ब करना है। अगर वैक्स की लेयर लगा दोगे रूट पे तो पानी एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगा। ये आपके सिंपल फीचर्स हैं। अब तीन चीजें हमें देखनी है, लीफ के अंदर स्टोमेटा, रूट में रूट हेयर और स्टेम में स्टेम हेयर जिसको ट्राइकोम कहा। तो रूट हेयर जो है ऐसे दिखते हैं, ये आपका एक एपिडर्मिस का सेल है, ये आपका एक एपिडर्मिस का सेल है, ये आपका एक एपिडर्मिस का सेल है जिसने इलोंगेट होकर रूट हेयर बना दिया। यानी ये जो पूरा का पूरा रूट हेयर है एक ही सेल का पार्ट है, तो इट इज यूनिसेलुलर इन नेचर। और यूनिसेलुलर है, बहुत डेलिकेट सा है, नाजुक सा है, छुई मुई सा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, ये यूनिसेलुलर है, डेलिकेट यानी सॉफ्ट सा है, और सरफेस एरिया बढ़ाता है वाटर एब्जॉर्प्शन का और मिनरल एब्जॉर्प्शन का। तो पहले वाटर इतने सरफेस से आपका आ रहा था, इतने सरफेस से आ रहा था, अब ये सरफेस एरिया बढ़ चुका है, हर जगह से वाटर आपका आ पाएगा। तो अल्टीमेटली क्या किया आपने, सरफेस एरिया बढ़ा दिया फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। तो रूट में ये इंपॉर्टेंट है। स्टेम में अगर आप देखें तो ट्राइकोम आपको देखने को मिलेगा। अब ट्राइकोम जो है देखिए, ये आपका इस प्रकार का होता है और मल्टीपल यहां पर मैंने कंपार्टमेंट्स बनाए हैं, यानी मल्टी सेल्यूलर ये होता है, मल्टी सेल्यूलर ये होता है, मल्टी सेल्यूलर होगा। इस केस में भी मल्टी सेल्यूलर बनाया, इस केस में भी मल्टी सेल्यूलर बनाया, यहां मैंने अनब्रांच्ड बनाया, यहां ब्रांच बनाया, यानी ये मल्टी सेल्यूलर होगा। अनब्रांच या ब्रांच हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, टाइट भी हो सकता है, एंड कई बार सिक्रीटरी भी हो सकता है। अलग अलग सब्सटेंसेस जो है, ऑयल वगैरह, गम वगैरह, इससे बाहर भी निकल सकते हैं। एंड स्टेम से कहीं पानी लॉस ना हो जाए, क्योंकि जब पानी लॉस होता है तो पॉइंट से होता है, तो इसीलिए इसका सरफेस एरिया हमने गिरा दिया। ज्यादा बड़ी आपकी चौड़ी स्टेम होगी तो ज्यादा पानी लॉस होगा, यहां इन पॉइंट से लॉस हो रहा होगा, तो इसीलिए पानी के लॉस को ये बचाता भी है। तो मल्टी सेल्यूलर होगा, कंफर्म हो गया गुरुजी डायग्राम से। ब्रांच या अनब्रांच हो सकता है, कंफर्म हो गया गुरुजी। सॉफ्ट या स्टिफ हो सकता है, कंफर्म हो गया गुरुजी। सिक्रीटरी हो सकता है, ये ऑयल या गम या रेजिन जो है सिक्रीट कर सकता है। एंड वाटर लॉस को ये रिड्यूस करता है, क्योंकि वाटर लॉस कहां से होता है, आपका पॉइंट से होता है, लॉस फ्रॉम पॉइंट्स। तो अगर पॉइंट ही नहीं है, पूरा का पूरा आपका स्टेम ही खुला पड़ा हुआ है ना ऐसे, तो भैया पानी ज्यादा लॉस होगा। और इन पे अगर पॉइंट बने हुए हैं तो इनसे लॉस होगा, तो पानी कंपैरेटिवली कम लॉस हो रहा होगा, ये जगह उतनी ज्यादा नहीं है, ये आपने देखा। तो मल्टी सेलुलर होंगे, अनब्रांच या ब्रांच हो सकते हैं, सॉफ्ट या टाइट हो सकते हैं, सिक्रीटी भी हो सकते हैं, ऑयल, रेजिन, गम वगैरह इनसे बाहर निकल सकते हैं। एंड मेरे दोस्त ये आपका वाटर कंजर्वेशन में भी हेल्प करते हैं। नाउ अगर रूट की बात हो गई, स्टेम की बात हो गई, बचा है आपका पत्ता। पत्ते को देख लेते हैं, पत्ते की शक्ल देख लेते हैं। तो स्टोमेटा जो है, ये छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तों पे, जिनसे आपकी गैसेस का एक्सचेंज होता है। जब भी किसी प्लांट को कोई गैस अंदर लेनी है या कोई गैस बाहर निकालनी है, तो स्टोमेटा के थ्रू ये गैसियस एक्सचेंज होगा। एज वेल एज मेरे दोस्त, पानी अगर उड़ रहा है लीव से, जिसे हम ट्रांसपीरेशनल लॉस ऑफ वाटर कहते हैं, तो ये पानी भी आपका इवेपोरेट होकर कहां से निकलेगा, आपका इन्हीं स्टोमेटा से निकल रहा होगा, इन्हीं छेदों से, इन्हीं द्वारों से, इन गेट्स के थ्रू पानी जो है दोपहर के टाइम पे सबसे ज्यादा उड़ता है। ट्रांसपीरेशन कब होगी, इवेपोरेशन कब होगी, पानी इवेपोरेट कब होता है, भाप कब बनता है, जब तापमान ज्यादा हो। तो इसीलिए जब धूप ज्यादा होती है, दोपहर का टाइम होता है, तो सबसे ज्यादा प्लांट पानी को लॉस कर रहा होता है थ्रू दीज स्टोमेटा। तो अब मेरे दोस्त, ये जो है इसे हम कहते हैं, जो छेद है इसे हम कहते हैं स्टोमा। यह आपका मेन स्टोमेटल पोर है या स्टोमा है, मेन छेद है। इस छेद को गार्ड करने के लिए आते हैं आपके क्या, गार्ड सेल्स। ये बीन शेप गार्ड सेल्स हैं, जो डाइकॉट की पहचान है। इन्हें बीन शेप या किडनी शेप गार्ड सेल कहा जाता है, जो आपके डाइकॉट की पहचान है। मोनोकॉट में डंबल शेप आपके गार्ड सेल्स देखने को मिल रहे होते हैं, जो इस छोटे से स्टोमेटा को गार्ड कर रहे हैं। ये आपके डंबल शेप गार्ड सेल्स देखने को मिलते हैं मोनोकॉट में। और यहां पर अगर आप देखें तो आपके जो गार्ड सेल्स हैं, ये बीन शेप होते हैं, किसमें, आपके डाइकॉट में। करेक्ट, एकदम करेक्ट है गुरुजी। तो ये जो आपके गार्ड सेल हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, यानी ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। हरे भरे क्या है, आपके क्लोरोप्लास्ट हैं, तो ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं गार्ड सेल, इनमें क्लोरोप्लास्ट खूब पाए जाते हैं। एंड इनकी अंदर वाली जो वॉल है, जो स्टोमा की तरफ है, इस छेद की तरफ है, ये आपकी थिक वॉल होती है, मोटी वॉल होती है। जबकि बाहर वाली जो वॉल है, ये आपकी क्या होगी, आपकी कंपैरेटिवली पतली हो जाएगी, ये आपकी कंपैरेटिवली पतली हो जाती है। तो थिक आपको देखने को मिलती है क्या, इनर वॉल और
थिन आपको देखने को मिलती है बाहर वाली वॉल इस गार्ड सेल की। इस गार्ड सेल के अराउंड और भी एपिडर्मल सेल्स हैं जो कि आपके मॉडिफाई हो जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं सबसिडियरी सेल। और इसके अराउंड नॉर्मल एपिडर्मल सेल्स देखने को मिलते हैं। भाई अगर मेरे पास ये एक पत्ता है लेट्स से, अगर मेरे पास एक पत्ता है लेट्स से, तो जो पत्ता है इसके ऊपर पूरी की पूरी कवरिंग जो है जिस लेयर की है इसे एपिडर्मिस कहा, नीचे जो आपकी पूरी की पूरी कवरिंग है ये एपिडर्मिस है। अब इस एपिडर्मिस पे कोई छोटे छोटे आपके छेद बने हुए हैं, लेट्स से आपका एक पोर बना लिया मैंने, यस ये आपका छोटा सा पोर बना हुआ है, इसका नाम क्या है स्टोमेटा। इस स्टोमेटा के अराउंड मैंने क्या बना लिए, आपके गार्ड सेल बना लिए। इस स्टोमेटा के अराउंड मैंने क्या बना लिए, किडनी शेप जो है गार्ड सेल बना लिए। इन गार्ड सेल्स के अराउंड मैंने और क्या बना लिए, कुछ एक सेल और बना लिए। इन गार्ड सेल्स के अराउंड मैंने क्या किया, कुछ एक सेल्स और बना लिए। तो ये मेरा स्टोमेटा है, सबसे सेंटर पे मेरा स्टोमेटा है, ठीक है। उसके बाद है आपके बीन शेप गार्ड सेल्स और फिर है आपके सबसिडियरी सेल। उसके अलावा जो बच्चे आजू बाजू के ये है नॉर्मल एपिडर्मल सेल्स। तो ऐसे ही समझ लीजिए इस पत्ते पे 5 स्टोमेटा है, तो 5 स्टोमेटा के अराउंड आपके 2-2 गार्ड सेल होंगे, आपके 5-6 आसपास सबसिडियरी सेल होंगे और उसी के आजू बाजू नॉर्मल एपिडर्मल सेल्स समझ लीजिए व्हाइट कलर से आपके जो दिख रहे हैं ये नॉर्मल एपिडर्मल सेल्स पाए जाएंगे। तो एक जो स्टोमेटा है और उसके आसपास के जो इंपॉर्टेंट सेल्स हैं इसको हम मिला जुला कर कहते हैं स्टोमेटल अपरेटस। स्टोमेटल अपरेटस 1 यानी स्टोमेटा का ये जो छेद है ये, 2 यानी आपके गार्ड सेल यानी ये, एंड 3 यानी आपके जो सबसिडियरी सेल हैं ये। इन सब को मिला के मैंने क्या कहा, इन सब को मिला के मैंने क्या कहा, स्टोमेटल अपरेटस कह दिया। सिर्फ इस छेद से काम नहीं चलता स्टोमेटा से, इसके आसपास काम करने के लिए सारे के सारे बढ़िया अपरेटस के मेंबर्स भी चाहिए, यानी आपको गार्ड सेल भी चाहिए जो रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये जो गार्ड सेल है इट रेगुलेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कि स्टोमेटा खुलेगा या बंद होगा, रेगुलेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। करेक्ट, ये आपने देखा। तो यहां पर अगर ये फूल गए हैं गार्ड सेल्स तो स्टोमेटा का पोर खुल जाएगा, और अगर ये पिचक गए हैं तो स्टोमेटा का पोर बंद हो जाएगा। ये फूल गए हैं तो खुल जाएगा और पिचक गए हैं तो बंद हो जाएगा। ऐसे ये रेगुलेट करते हैं आपके स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोजिंग को, है ना। ये हमने देखा बढ़िया तरीके से। दिस इज योर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मिस के जनरल फीचर्स भी देखे, रूट में रूट हेयर देखा, स्टेम में स्टेम हेयर देखा, लीफ में आपका स्टोमेटा हम लोगों ने देख लिया है। अब वस्कुलर टिश्यू सिस्टम पे अगर हम आए, जाइलम फ्लोएम की अगर हम बात करें, तो आपने अभी अभी जाइलम फ्लोएम के बारे में भी जानकारी जुटाई थी इस चैप्टर में। तो जाइलम जो है ये वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, और फ्लोएम जो है फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, और दोनों ही कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं। जाइलम और फ्लोएम को दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, वस्कुलर बंडल कहते हैं। जब जाइलम फ्लोएम साथ में पाए जाए तो इन्हें कहते हैं वस्कुलर बंडल। वस्कुलर टिश्यूज का एक बंडल बन गया है, राइट। तो वस्कुलर बंडल्स जो है ये आपके 2 तरीके के हो सकते हैं, आराम से देखिएगा। पहला जो आपका वस्कुलर बंडल है इसको हमने कह दिया ओपन वस्कुलर बंडल, ओपन। और दूसरा जो है इसको हमने कह दिया क्लोज्ड वस्कुलर बंडल, क्लोज्ड। अब गुरुजी ओपन और क्लोज्ड का मतलब क्या है, गौर से सुनना। ओपन मतलब ऐसा वस्कुलर बंडल विच इज ओपन फॉर ग्रोथ, इसको और ग्रोथ चाहिए, खुले मिजाज का है, ओपन है कि भाई और ग्रोथ करना चाहते हो, मैं और ग्रोथ करने के लिए तैयार हूं। क्लोज्ड मतलब इसने अपने आप को लॉक कर लिया, नहीं भैया इतनी ही ग्रोथ करूंगा मैं, तो इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं करूंगा। क्लोज्ड माइंडसेट है इसका। ओपन वाला बहुत ओपन ग्रोथ कर सकता है, बढ़िया तरीके से ग्रोथ कर सकता है। तो ओपन वाला जो है इट इज ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, यानी सेकेंडरी ग्रोथ दिखाएगा, यानी इसमें कैम्बियम पाया जाएगा। कैम्बियम शब्द मैंने बताया था सेकेंडरी ग्रोथ से ही रिलेटेड है, कैम्बियम पाया जाएगा। और क्लोज्ड जो है इट इज क्लोज्ड फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, यानी इसमें कैम्बियम नहीं पाया जाएगा। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए इसमें डिवाइडिंग टिश्यू है ही नहीं, कैम्बियम है ही नहीं। तो ये अगर सेंटर पे जाइलम है और पी फॉर फ्लोएम है आपका, पी फॉर पेरीफेरी पे, तो हमेशा जाइलम सेंटर की तरफ मिलेगा और फ्लोएम जो है आपको पेरीफेरी की तरफ मिलेगा। अगर ये बंडल में पाए जा रहे हैं तो इनके बीच में कैम्बियम लेयर अगर पाया जा रहा है तो इट इज ओपन वस्कुलर बंडल, जो कि डाइकॉट में देखने को मिलेगा, क्योंकि डाइकॉट में ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो ओपन वस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा। एंड जाइलम फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम नहीं पाया जा रहा है, अगर कैम्बियम नहीं पाया जा रहा है तो आपको ये मोनोकॉट्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां ग्रोथ नहीं हो सकती है सेकेंडरी वाली।
सेकेंडरी ग्रोथ होगी क्योंकि कैम्बियम है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ओपन है, तो ओपन वस्कुलर बंडल। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि कैम्बियम नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ओपन नहीं है, क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड वस्कुलर बंडल इसे कहा जाएगा। कैम्बियम प्रेजेंट तो ओपन वस्कुलर बंडल, कैम्बियम एब्सेंट तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, क्लोज्ड वस्कुलर बंडल इसे कहा जाएगा। एक ही बंडल के बीच में ये जो आ रहा है कैम्बियम, इसे क्या कहा जाता है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम। इंट्रा का मतलब क्या होता है? इंट्रा का मतलब होता है विद इन। फेसिकल का मतलब क्या होता है? फेसिकल का मतलब होता है बंडल, विद इन बंडल, एक ही बंडल में, मैं कह रहा हूं एक ही बंडल के अंदर अंदर जो पाया जा रहा है दैट इज इंट्राफेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम। ऐसी वस्कुलर कैम्बियम जाइलम फ्लोएम के बीच में पाई जाने वाली जो एक ही बंडल में मिल रही है। अगर मेरे दोस्त समझ लीजिए यहां पे दो बंडल्स हैं, ये आपका जाइलम फ्लोएम का बंडल है, ये आपका जाइलम फ्लोएम का बंडल है, इसके बीच में इसकी कैम्बियम है, इसके बीच में इसकी कैम्बियम है, ये इंट्राफेसिकुलर इंट्राफेसिकुलर, इन दोनों के बीच में अगर पाई जा रही है कोई कैम्बियम तो इसे क्या कहेंगे? दो वस्कुलर बंडल्स के बीच में पाई जा रही है, इसे कहेंगे इंटरफेसिकुलर। इंटरफेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम। इंटर का मतलब है इन बिटवीन, इन बिटवीन दो बंडल्स के बीच में, दो फेसिकल्स के बीच में इंटरफेसिकुलर, एक ही बंडल के अंदर अंदर इंट्राफेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम। ये भी आपने साथ साथ देख लिया, करेक्ट। अब देखिए ये जो वस्कुलर बंडल्स हैं, है ना, इसमें भी अरेंजमेंट हो सकती है डिफरेंट टाइप की। तो यहां पर अगर आप देखें डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, ये जो वस्कुलर बंडल्स हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं। पहला है कंजॉइंट और दूसरा है रेडियल। नाम में ही घुस जाएंगे। कंजॉइंट यानी जॉइंट है, जाइलम और फ्लोएम साथ में पाए जा रहे हैं। तो यहां पे देखिए जाइलम फ्लोएम सेम बंडल में, 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 जॉइंट है। तो जब भी आप एक रेडियस बनाओगे तो जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पे कट जाएंगे, सेम रेडियस पे कट जाएंगे, सेम रेडियस पे कट जाएंगे, सेम रेडियस पे कट जाएंगे। तो जाइलम फ्लोएम जॉइंट है, सिंस दे आर जॉइंट, सिंस जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंट, तो जब आप इनको काटोगे तो सेम रेडियस पे ये कट जाएंगे। इसे कहा हमने कंजॉइंट वस्कुलर बंडल। दूसरा क्या है? रेडियल वस्कुलर बंडल। रेडियल का मतलब ये नहीं है सेम रेडियस पे, जो जॉइंट है वो सेम रेडियस पे है, क्योंकि जाइलम फ्लोएम जॉइंट है तो एक साथ कटेंगे, जिएंगे तो एक साथ, मरेंगे तो एक साथ, ठीक है, ये इनके जीवन की पॉलिसी है। क्योंकि जॉइंट है तो एक ही तीर से दोनों मर जाएंगे। लेकिन मेरे भाई रेडियल का मतलब है एट डिफरेंट रेडियस। रेडियल का मतलब है यहां पे एट डिफरेंट रेडियस। ये है आपका जाइलम, ये है आपका फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। इस रेडियस पे काटा सिर्फ फ्लोएम कटा, इस पे सिर्फ जाइलम कटा, सिर्फ फ्लोएम कटा, सिर्फ जाइलम कटा, सिर्फ फ्लोएम कटा, सिर्फ जाइलम कटा, सिर्फ फ्लोएम कटा, सिर्फ जाइलम कटा। एक रेडियस पे या तो जाइलम कटेगा या फ्लोएम कटेगा, दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियस। अब नाम है रेडियल, नाम है रेडियल तो रूट में पाया जाएगा। नाम है आर फॉर रेडियल तो आर फॉर रूट में पाया जाएगा। इस प्रकार का जब हम मोनोकॉट और डाइकॉट की रूट बनाएंगे इस प्रकार का बंडल बनाएंगे, जाइलम फ्लोएम अलग अलग बनाएंगे। यहां अगर आर फॉर रूट, आर फॉर रेडियल लेके बैठा है बंडल्स, यहां पर बचा जो आपका रूट के अलावा स्टेम और लीफ, उनमें कंजॉइंट कंडीशन पाई जाएगी। आर फॉर रूट में आर फॉर रेडियल, बचे हुए जो दोनों हैं उनमें आपके कंजॉइंट वस्कुलर बंडल्स पाए जा रहे होंगे। नाम से ही डिकोड कर सकते हो। यस, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एवरीथिंग एक्सेप्ट एपिडर्मिस। एपिडर्मिस था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जाइलम फ्लोएम था आपका वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इन दोनों को छोड़ के दुनिया में जो बचा, चाहे आपका कॉर्टेक्स हो, चाहे पेरिसाइकिल हो, चाहे पिथ हो, चाहे मेडुलरी रे हो, ये आपके सिंपल टिश्यूज के ही बनते हैं, जैसे कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इन्हें हम क्या कहते हैं? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। लीफ में जो मेन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो क्या है? लीफ में ज्यादातर सेल्स जो है एपिडर्मिस के बाद में वो मीजोफिल सेल ही होते हैं, जिनमें आपके क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे होते हैं खूब सारे।
तो मेसोफिल सेल जो है मेन ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं, क्योंकि लीफ में क्या है, जाइलम फ्लोएम है, एपिडर्मिस, और बीच में जितने सेल हैं वो ऑलमोस्ट मेसोफिल सेल ही हैं। तो मेन ग्राउंड टिश्यू कौन बनाता है, मेसोफिल सेल, जो कि पेरेनकाइमेटस है नेचर में, लिविंग है, तभी इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं और ये बहुत फोटोसिंथेसिस दिखा रहे हैं। यस, और बाकी अगर आप देखें स्टेम में, रूट में, तो आपकी अलग अलग लेयर्स जो देखने को मिल रही हैं एपिडर्मिस के और जाइलम फ्लोएम के अलावा जो बचा, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ, ये सारी चीजें क्या है, ग्राउंड टिश्यू है। सिंपल। यस, दिस इज आवर टिश्यू सिस्टम इन डिटेल। सवाल देख लीजिए, इन द गिवन फिगर विच कंपोनेंट हैज थिन आउटर वॉल्स एंड हाईली थिकेंड इनर वॉल्स, है ना, थिन आउटर वॉल, पतली पतली आउटर वॉल एंड हाईली थिकेंड इनर वॉल्स, ये कौन है, किसकी पहचान है, ये पहचान है आपकी गार्ड सेल की, यानी मिस्टर सी की। सी आपका गार्ड सेल है, डी तो आपका स्टोमेटल पोर है, तो सी इज द गार्ड सेल, इसकी एक खास बात है, उत्तर हो जाएगा मिस्टर सी। स्टोमेटा इन ग्रास लीफ, ग्रास क्या है आपका, मोनोकॉट है, तो मोनोकॉट में स्टोमेटा जो है ये कैसा हो जाएगा, स्टोमेटा नहीं, टेक्निकली बोलो तो गार्ड सेल पूछा गया है ना। स्टोमेटा तो छोटा सा छेद है, वो तो आपका गोल मटोल सा राउंड सा ही होगा, लेकिन मेरे दोस्त गार्ड सेल अगर आप देखो तो क्या है आपका, डंबल शेप है। किडनी शेप कहां होता है आपका, बेसिकली डाइकॉट में हो जाता है। कॉर्टेक्स रीजन इज फाउंड बिटवीन, देखो सबसे पहले आपका एपिडर्मिस, फिर इसके अंदर कॉर्टेक्स ही है पूरा, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स, एंडोडर्मिस, ये पूरा क्या है आपका कॉर्टेक्स है, फिर है आपका पेरिसाइकल, फिर है आपका पिथ, और इस पेरिसाइकल में ही क्या देखने को मिलते हैं आपको, जाइलम फ्लोएम देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपकी सारी लेयर्स थी। कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन एंडोडर्मिस एंड पिथ, ये आपकी एंडोडर्मिस, ये आपका पिथ, इसके बीच में पेरिसाइकल है, तो ये गलत हो गया। एंडोडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल, एंडोडर्मिस और वस्कुलर बंडल, पेरिसाइकल रीजन आया इसके बीच में, ये भी गलत हो गया। एपिडर्मिस एंड स्टील, स्टील क्या है आपका, एंडोडर्मिस के अंदर का सारा इलाका, तो ये है आपका स्टील, है ना। एंडोडर्मिस एंड एपिडर्मिस एंड स्टील, हाँ तो एपिडर्मिस ये है, स्टील ये है, इसके बीच के इलाके को कॉर्टेक्स कहा, ये बात सही लग रही है। पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस के बीच में कुछ है नहीं, तो उत्तर आपका ले देकर के आ जाता है मिस्टर सी आ जाता है। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था, रिपीट होगा तो मजा आएगा। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल सराउंडिंग द गार्ड सेल, स्टोमेटा को सराउंड किया गार्ड सेल ने, और गार्ड सेल के अराउंड कुछ एपिडर्मल सेल्स थे जिन्होंने अपने आप को मॉडिफाई करके बनाया क्या, सब्सिडियरी सेल। ये भी ठीक सवाल है। वस्कुलर बंडल्स इन मोनोकॉट्स आर कंसिडर्ड क्लोज्ड बिकॉज, क्लोज्ड क्यों बोला, ओपन अगर होते तो सेकेंडरी ग्रोथ होती, कैम्बियम प्रेजेंट होता, अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो इसको क्या कह दिया, क्लोज्ड कह दिया। सिंपल सा सवाल, सिंपल सा जवाब, ये हमने देखा। बेसिक बातें हमने की है अबाउट टिश्यू सिस्टम। अब ये आपका पहला टॉपिक है टेक्निकली एनसीईआरटी के अंदर, नई एनसीईआरटी में सिर्फ टिश्यू सिस्टम दे रखा है, इसके अलावा कुछ आसपास का दे नहीं रखा। अभी तक जो हमने जो टिश्यूज पढ़े हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, नई एनसीईआरटी में उतनी डिटेल में नहीं है, जाइलम फ्लोएम नई एनसीईआरटी में है ही नहीं, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम नहीं जानोगे, आप मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट को नहीं समझ पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे, बसता ही नहीं है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने ही होते हैं, रेडियल वस्कुलर बंडल क्या है, कंजॉइंट वस्कुलर बंडल क्या है, पढ़ना ही पड़ता है। इसीलिए हमने जनरल तैयारी बहुत सॉलिड कर ली है। आफ्टर दिस व्हेन वी आर गोइंग टू क्रैक मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट, तो हलवा लगेगा आपको टॉपिक, बहुत आसानी से सारी की सारी चीजें क्रैक हो जाएंगी। मोनोकॉट और डाइकॉट के रूट में, स्टेम में, लीफ में मुश्किल से एक एक दो डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस ही याद करने होते हैं और उन्हीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। मैं एग्जैक्टली बता दूंगा कौन से स्टेटमेंट से क्वेश्चन आएंगे और वहीं से आपको क्वेश्चन लड़ता हुआ पेपर में दिखा भी दूंगा मेरे भाई। आराम से बस तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो, दिखने में टिपिकल लगते हैं, रिवीजन करते जाओगे। बहुत क्रिस्प लेक्चर इसीलिए ले रहा हूं जिससे रिवीजन में दिक्कत ना आ जाए। बहुत सारा कंटेंट दे दूंगा और बहुत आराम से अगर पढ़ाऊंगा दिक्कत हो जाएगी, रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। जितना दे रहा हूं इसको भी रिवाइज करके अगर एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए, यू विल बी मोर देन डन फॉर योर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन बहुत प्यार से क्रैक हो जाएगा। पर जितना पढ़ा रहा हूं उसको दिमाग में रिटेन कर लेना मेरे दोस्त, है ना। बार बार रिवाइज करना, को प्रैक्टिस करना, जो शीट सारी है उनको सॉल्व करते रहो एंड बहुत प्यारे तरीके से अपनी तैयारी करो। फिजिक्स केमिस्ट्री को भी पूरा फोकस दो, राइट। बायोलॉजी हमारी समझ जाएगी, कोई टेंशन नहीं। आप सभी लोगों से मुलाकात होगी अगले सेशन में, जहां हम मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट की पूरी चर्चा करेंगे। मोनोकॉट और डाइकॉट की लीफ की डिस्कशन, स्टेम की डिस्कशन, रूट की डिस्कशन हम लोग कर रहे होंगे। तब तक के लिए अपना रिवीजन एकदम रॉक सॉलिड रखिए, प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस रॉक सॉलिड रखिए, और थ्योरी हम लोग साथ साथ पढ़ते रहेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। बहुत जल्द मुलाकात होगी, बाय बाय, टेक केयर।